Yes, sir. ओके ओके, सो फॉर न्यू स्टूडेंट्स, तो आप हम क्या क्या सिलेबस में कवर करने वाले हैं और हमारा पैटर्न क्या होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो और ये क्लास मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग क्या होगी कि जैसे ही क्लास ओवर होगी ऑटोमेटिकली स्काइप पे ये अपलोड हो जाएगा। तो वहाँ से जाके आप वापस से कभी भी ये वीडियोस को वॉच कर सकते हो विद इन 30 डेज। अच्छा, सचिन ने पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया, ओके। Yeah, yes, sir. ठीक है, ओके। तो ये जो हमारी क्लास है वो है सेलेनियम विद जावा, ठीक है। तो इसमें जो हम कवर करने वाले सारी चीज़ें, वो सेलेनियम से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो लेट्स से कि जैसे सेलेनियम में सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो होता है वेब ड्राइवर, और उसके बाद होता है ग्रिड, और इसके बाद एक आईडी करके भी होता है। तो जो आईडी हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, बट हाई लेवल हम देखेंगे इसको टेस्ट एनजी वगैरह में कि कैसे इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मेंशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। और एक होता है आरसी जो भी आउटडेटेड हो चुका है, तो उसको भी हमें नहीं करना है। तो हमें सिंपल सा वही चीज़ें करनी है कि जो आज के डेट में मार्केट में या कंपनीज में जो ट्रेंडिंग है या जो लोगों को चाहिए एज ऑफ नाउ, राइट। क्योंकि ओल्डर टेक्नोलॉजीज पे काम करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम सेलेनियम के पार्ट में कवर करेंगे। इसके बाद फिर हमारे पास होगा कुछ सेलेनियम से रिलेटेड कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो इनबिल्ट फ्रेमवर्क्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं जे यूनिट एंड टेस्ट एनजी। फिर इसके बाद कुछ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क कवर करेंगे जो एक्चुअल में रियल टाइम पे आपको यूज़ करना है इंडस्ट्री में। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, नंबर, राइट। और इसके बाद फिर हमारे पास होगा इंटीग्रेशन। तो इस इंटीग्रेशन में हम गिट यूज़ करेंगे, मैवन होगा और जेनकिंस होगा, ठीक है। इसके अलावा फिर हम देखेंगे मोबाइल टेस्टिंग कि मोबाइल ऑटोमेशन हमें करना कैसे करना है, ठीक है। और बेसिक प्रोटेक्टर, ये भी एक टूल है। तो ये हमारा हाई लेवल सिलेबस है जिसमें ये मेन मेन हमारे टॉपिक्स हैं जो कवर होंगे, और ऑफ कोर्स जावा इंक्लूडेड होगा इसमें, ठीक है। तो ये टॉपिक का हाई लेवल है, और किसी को अगर सिलेबस चाहिए, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको अगर सिलेबस चाहिए कि क्या क्या डिटेल में हम टॉपिक्स कवर करेंगे, तो वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो, ठीक है। ए क्यू एच नहीं, हाँ, ओके। तो अगर किसी को सिलेबस वगैरह चाहिए तो वो पिंग कर देगा सेम ग्रुप पे, तो मैं क्या करूँगा उसको सिलेबस भी स्काइप ग्रुप पे ही सेंड कर दूंगा, वहाँ से वो डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। तो अब इस सिलेबस का हमारे पास प्री रिक्विजिट क्या है, तो बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले ये सेलेनियम है क्या। और थोड़ा सा और मैं आइडिया चाहिए मुझे कि जस्ट आई वांट टू नो कि बेसिक आपको कितना पता है। तो इन केस जैसे जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, जस्ट आई वांट टू नो कि आप लोग को कुछ भी आइडिया है सेलेनियम का, या फिर टेस्टिंग का किसी को कोई आइडिया है। तो जस्ट लाइक आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्चुअल, लेट्स से। तो एक्चुअल अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने आप मैनुअल टेस्टिंग में आपने काम किया हुआ है? हाँ जी सर, मैंने यस, मैनुअल किया हुआ। ओके। Yes. और व्हाट अबाउट सेलेनियम, कभी कुछ भी बेसिक आइडिया समथिंग? नहीं है, ओके। शुभम, यस, हाँ बेसिक आइडिया है अच्छा थोड़ा। बेसिक आइडिया है और टेस्टिंग का भी एक्सपीरियंस है, राइट। हाँ, मैनुअल का एक्सपीरियंस। ओके, जागृति आपका, आपको मैनुअल टेस्टिंग का आइडिया है बट ऑटोमेशन का नहीं है, राइट। यस सर।
Okay, and Amruta, you also have a manual testing idea, but don't have automation, right? And same with Rupa. Okay, fine. One moment. Survey. Neha. ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है हमारा कि वी विल गेट टू नो अबाउट बेसिक अबाउट द ऑटोमेशन, कि ऑटोमेशन टेस्टिंग है क्यों, क्या है ये और हमें क्यों करना है। आइडिया अबाउट सेलेनियम, कि हमें सेलेनियम ही क्यों करना चाहिए या सेलेनियम के बेनिफिट्स क्या हैं, राइट। एंड देन वी विल सी द इंस्टॉलेशन पार्ट, कि हमें क्या क्या हमारे प्री रिक्विजिट हैं, हमें क्या क्या चाहिए सिस्टम में इंस्टॉल करना है। तो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास ऑलरेडी ये सारे सेटअप्स हैं, तो और जिनको ऑलरेडी बेसिक सम आइडिया है, तो उनको आज ज्वाइन करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट इन केस अगर आप फिर भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आज कर सकते हो एटलीस्ट, ठीक है। क्योंकि आज का जो हमारा सेशंस है वो बेसिक चीज़ों पे है और एज वेल एज इंस्टॉलेशन पार्ट हम देखेंगे उसमें, कि कैसे क्या क्या चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी है, डाउनलोड करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट देन, व्हाई वी नीड ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो सपोज करो कि आज के डेट में हमारे पास सब कुछ मैनुअल टेस्टिंग है, और आज के डेट में सबको क्या चाहिए, जॉब चाहिए। और सबको जॉब चाहिए तो इंडस्ट्री में हो क्या रहा है कि अगर आपको जॉब चाहिए और सिर्फ आपके रिज्यूमे में अगर मैनुअल टेस्टिंग है, तो वो पहले तो रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होता। तो इसकी वजह से आपको क्या है कि रिज्यूम में ऑटोमेशन टेस्टिंग तो मेंशन करनी ही पड़ेगी, कि यू हैव सम आइडिया अबाउट द ऑटोमेशन। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपको सिर्फ ऑटोमेशन का बेसिक आइडिया है, तो हो सकता है कि कीवर्ड के बिहाफ पे आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाए और एचआर आपका इंटरव्यू भी शेड्यूल कर सकते हैं। बट ओवरऑल फिर जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तब आपको पता चलेगा कि आपको रियल एक्सपीरियंस नहीं है या ऑटोमेशन का आइडिया नहीं है, जिसकी वजह से आप इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाओगे, मतलब इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते, राइट। तो आज की जो इंडस्ट्री ट्रेंड्स है, क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतना ज़्यादा है कि सेम रिसोर्सेज, जैसे लेट्स से अगर मैं 3 ईयर एक्सपीरियंस की बात करूं, 3 ईयर का किसी को एक्सपीरियंस है, तो मार्केट में अगर वो मैनुअल टेस्टर है तो हो सकता है कि उसका 4 to 5 लाख का पैकेज हो। मतलब रेंज में बता रहा हूँ, तो हो सकता है दो भी हो। तो 2 to 5 ईयर का पैक, 2 to 5 लाख का अगर पैकेज है उसका, लेकिन अब सेम पैकेज में 3 ईयर का अगर ऑटोमेशन का भी आपको एक्सपीरियंस है, तो सिमिलर पैकेज में आपको ऑटोमेशन के बंदे भी मिल जाएंगे मार्केट में। तो कंपनियां क्या सोचती हैं कि जब हमारा पास जितना बजट है, उस बजट में अगर हमें ऑटोमेशन के बंदे मिल रहे हैं, तो हम मैनुअल टेस्टर क्यों हायर करें, हम ऑटोमेशन के बंदे डायरेक्टली क्यों नहीं हायर कर सकते। तो ये थिंकिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है इंडस्ट्री की। तो जिसमें क्या होता है कि अब लोग प्रेफर क्या करते हैं कि उनको ऑटोमेशन के ही बंदे चाहिए, राइट। वन मोमेंट।
ओके, तो इस वजह से क्या है कि इंडस्ट्री में सबको आज के डेट में ऑटोमेशन के टेस्टर ही चाहिए, क्योंकि ऑटोमेशन टेस्टर का बेनिफिट क्या है कि वो मैनुअल टेस्टिंग भी कर सकता है एज वेल एज ऑटोमेशन भी परफॉर्म कर सकता है। तो आज के डेट में डुअल स्किल्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए फ्यूचर में हो सकता है कि आगे आने वाले 1 सालों में आपके पास ऐसी सिचुएशंस बन सकती है कि जिसमें कि हो सकता है कि अब मैनुअल टेस्टर की रिक्वायरमेंट पूरी की पूरी खत्म ही हो जाए। ठीक है, तो इस केस में आपके पास हमेशा ऑटोमेशन का स्किल होना ही जरूरी है, और साथ के साथ स्किल सेट्स बढ़ाने भी हैं कि जैसे सिर्फ ऑटोमेशन में एक ही स्किल नहीं, मल्टीपल स्किल्स भी होने चाहिए बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा। हम्म, इनको ऐड कैसे करूं मैं? इनका नाम ही नहीं है। आईडी करके तो सर्च में नहीं आएगा। सेकंड है वो, चलो आगे। ओके, तो फिर इसलिए हमारे लिए मैंडेटरी है कि हमें ऑटोमेशन तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई अदर चॉइस नहीं है। ठीक है, अगर इंडस्ट्री में हमें जॉब चाहिए या फिर हमें एक गुड रेपुटेटेड एमएनसीज में एक गुड सैलरी चाहिए, मतलब एक अच्छा पैकेज चाहिए, तो डेफिनेटली हमारे पास ऑटोमेशन होना मैंडेटरी है। अब ऑटोमेशन की अगर हम बात करते हैं तो आज के डेट में इंडस्ट्री में मल्टीपल ऑटोमेशन टूल हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं। इनफैक्ट आपने सेलेनियम का नाम तो सब ने ही सुना है, राइट? कि सेलेनियम सेलेनियम सेलेनियम। उसके बाद लेट से बहुत पहले से यूएफटी मार्केट में ऑलरेडी है। आज के डेट में टोस्का भी बहुत पॉपुलर हो रहा है। ठीक है, तो कोर टूल्स यही सब सारे हैं आपके। तो इसके अलावा तो ये जो सारे टूल्स हैं बेसिकली फंक्शनल टेस्टिंग के लिए इन्वॉल्व होते हैं, और इसके साथ मल्टीपल टाइप की टेस्टिंग होती है, जैसे एपीआई टेस्टिंग हो गया या वेब सर्विसेज टेस्टिंग हो गई। ठीक है, फिर परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो गया, सिक्योरिटी टेस्टिंग हो गया, तो अदर अदर और भी टूल्स हैं मार्केट में। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टूल्स जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि साइप्रेस करके एक नया टूल आया है मार्केट में। ठीक है, इसके बाद प्रोटेक्टर भी मार्केट में बहुत दिन से चल रहा है एंगुलर जेएस बेस्ड एप्लीकेशंस की ऑटोमेशन के लिए। ठीक है, रोबोट फ्रेमवर्क का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो टूल है, जैसे आपने कुकुम्बर का भी नाम सुना होगा, कुकुम्बर भी कुछ है ऐसा। तो जो भी ये नए टूल्स आ रहे हैं मार्केट में वो टोटल बेस्ड ऑन सेलेनियम ही है। मतलब सेलेनियम को ही यूज करके इन्होंने कस्टमाइज करके अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स या सॉल्यूशंस बना रखे हैं। तो सबका कोर जो है वो फाउंडेशन पूरा का पूरा सेलेनियम बेस्ड ही है, राइट? अब सेलेनियम की अगर हम बात करें तो नो डाउट आज के डेट में सबसे ज़्यादा अगर कोई पॉपुलर टूल है जो वेब बेस्ड ऑटोमेशन के लिए और मोबाइल ऑटोमेशन के लिए यूज़ होता है, तो डेफिनेटली वो सेलेनियम है। इवन सेलेनियम जो है वो डेस्कटॉप को भी अब सपोर्ट करने लगा है। ठीक है, तो सेलेनियम के थ्रू हम डेस्कटॉप की भी ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो मतलब ऑल इन वन की एक टूल और सारे टाइप के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन इसके अंदर। ठीक है, अब अगर हम सेलेनियम की बात करते हैं तो सेलेनियम जो है वो मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो पहले इंटेंशन सिंपल सा ये होता था कि सेलेनियम ऑटोमेट्स द ब्राउजर, तो सेलेनियम से सिर्फ हम ब्राउजर की टेस्टिंग कर सकते थे, बट ऐसा नहीं है। सेलेनियम से हम ब्राउजर की भी ऑटोमेशन कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल ब्राउजर्स पे भी अपने वेब बेस्ड एप्लीकेशंस की टेस्टिंग कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस की भी कर सकते हैं। इवन लाइब्रेरी ऐड करके सेम फ्रेमवर्क में हम एपीआई की भी टेस्टिंग कर सकते हैं, एज वेल एज डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की भी ऑटोमेशन कर सकते हैं, और पार्शियली हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो अगर हम जावा या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैकग्राउंड में कुछ कोई भी अगर हम अच्छे से जानते हैं तो, राइट? तो सेलेनियम क्या करता है, तो सेलेनियम के बारे में अगर हमें जानना है तो सेलेनियम क्या करता है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। कि इट मीन्स कि सेलेनियम अगर आपको जावा आती है तब भी आप एलिजिबल हो, आप सेलेनियम ज्वाइन, इट मीन्स कि जावा आती है तब भी आप सेलेनियम में काम कर सकते हो। सी शार्प आता है आपको तब भी आप काम कर सकते हो, अगर आपको पाइथन आती है तब भी आप काम कर सकते हो। तो ऐसे मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, जो लेटेस्ट है जिन पे हम काम कर सकते हैं, तो ऐसे रूबी पर्ल, ठीक है, तो मल्टीपल है। तो जो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो आज के डेट में ये चारों ही हैं। ये चारों के चारों टूल पे सबसे ज़्यादा सेलेनियम बेस्ड है, और इनमें से ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो अराउंड
80 से 80 क्या 90% मार्केट जो है वो सेलेनियम विद जावा है। ठीक है, सेलेनियम विद सी शार्प मुश्किल से सिर्फ 5% ही होगा, नहीं तो नहीं भी है, धीरे धीरे वो मूव हो रहा है। पाइथन भी अभी 5% ही है, बट पाइथन धीरे धीरे ग्रेजुअली आप इसको कंसिडर कर लो कि ये धीरे धीरे मार्केट पकड़ रहा है, तो आगे चल के हो सकता है कि ये और अच्छा मार्केट इसका हो, और अराउंड जावास्क्रिप्ट का भी 5% ही है। तो ये मार्केट रेशियो है जब नाउ। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो है, क्योंकि जहाँ पे डिमांड होती है वहीं पे सप्लाई होता है, तो सबसे ज़्यादा जो मार्केट है वो आज के डेट में जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेनियम में विद जावा का है। ठीक है, अब कुछ लोगों का यहाँ पे डाउट होता है कि कंपनीज में कि सम टाइम वैकेंसीज निकालते हैं कि आई नीड सेलेनियम विद सी शार्प, आई नीड सेलेनियम विद पाइथन। तो उसका रीज़न क्या होता है कि सम टाइम कुछ लोगों का ऐसा अंडरस्टैंडिंग है अपर लेवल पे, मतलब टेक्निकल जो है उस लेवल पे भी, कि जैसे मान लो हमारा कोई एप्लीकेशन है, लेट्स से फ्लिपकार्ट है, अगर ये हमारा एप्लीकेशन पूरा नोड में बना है, मतलब जावा स्क्रिप्ट बेस्ड एप्लीकेशन है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि अगर ये नोड जेएस बेस्ड एप्लीकेशन है तो इसकी टेस्टिंग हमें जावा स्क्रिप्ट से करनी चाहिए, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी लाइब्रेरी नोड जेएस बेस्ड होती है, और उसमें आपके जो यूनिट टेस्ट केसेस लिखते हैं डेवलपर्स, वो सब कुछ जावा स्क्रिप्ट बेस्ड होता है। तो वो सोचते हैं कि सेम टेक्नोलॉजीज को हम यूज़ करके हम ऑटोमेशन भी क्यों ना करें, क्योंकि वही डेवलपर्स हमें ऑटोमेशन में भी हेल्प करेंगे, राइट। तो इस वजह से लोग प्रिफर करते हैं कि हमें जावा स्क्रिप्ट चाहिए सेलेनियम के साथ। बट ये मैंडेटरी नहीं है कि जावा के साथ हम इसको नहीं कर सकते। तो ऑटोमेशन में जो होता है कि जैसे मान लो मुझे फ्लिपकार्ट ऑटोमेट करना है, ये एक वेब एप्लीकेशन है, तो इसको चाहे हम सेलेनियम विद सी शार्प से भी ऑटोमेट कर सकते हैं, सेलेनियम विद पाइथन से भी कर सकते हैं, जावा से भी कर सकते हैं, और जावा स्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं, राइट। तो ये मैंडेटरी नहीं होता है कि नहीं ये एप्लीकेशन हमारी डॉटनेट में बनी है तो हमें सेलेनियम विद सी शार्प चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है तो आप कैपेबल हो किसी भी वेब एप्लीकेशन की ऑटोमेशन करने के लिए। तो अगर किसी को नहीं भी समझ में आता तो इनफैक्ट आप उसको समझा सकते हो ये चीज़, ठीक है। इवन आप ट्राई भी करोगे इन फ्यूचर में तो आपको ये आइडिया लगेगा कि कैसे होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अनदर थिंग होता है कि वो प्रेफरेंस क्यों करते हैं कि जैसे मान लो किसी ने डॉट नेट बेस्ड एप्लीकेशन है, तो वो क्या करते हैं कि डॉट नेट का इंटायर पैकेज खरीदते हैं। तो उसमें विजुअल स्टूडियो पूरा का पूरा एक पैकेज आता है जिसके अंदर एडिटर होता है, राइट। तो क्योंकि वो पेड है तो कंबाइंड पैकेज एक लिया है, उसके अंदर उनका खुद का इंटीग्रेशन, जैसे TFS इंटीग्रेटेड होता है जिसमें वो अपना कोड चेक इन करते हैं और वहीं से बिल्ड बनाते हैं, वहीं से रन करते हैं। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्ड हो रखा होता है। अब चूंकि सारे बंदे जो डेवलपर्स हैं वो सी शार्प के हैं, तो अगर ऑटोमेशन सी शार्प में होगी तो उसका फायदा एक और हो सकता है कि कल के डेट में अगर ऑटोमेशन टेस्टर को कोई चैलेंज आया कोड लिखने में, तो एटलीस्ट वो डेवलपर की हेल्प ले सकता है। तो ये सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि ठीक है कि अगर हमें सेलेनियम के ही बंदे, अगर डॉटनेट बेस्ड मतलब सी शार्प का बंदा मिल जाए सेलेनियम में तो वो ज़्यादा अच्छा है उनके लिए, ठीक है। बट आज के डेट में जनरली ऐसा नहीं होता, और जिसको नॉलेज है तो वो क्या करते हैं कि अच्छा बंदा रिसोर्स हायर करने की कोशिश करते हैं कि जिसके पास रियल टाइम एक्सपीरियंस हो, जिसको ऑटोमेशन अच्छे से पता हो, या कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से पता हो, तो वो उसको भी हायर कर लेते हैं। तो इसलिए प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा क्या है, जावा को। अगर तो मोस्टली मैक्सिमम डेवलपर्स अगर आपको इंडस्ट्री में मिलेंगे तो वो मिलेंगे आपको जावा के। तो बेस्ड ऑन लाइक अवेलेबिलिटी, तो अगर हायरिंग किसी बंदे को करनी है तो वो सबसे पहले क्या देखेगा कि मैक्सिमम कितने बंदे इंटरव्यू के लिए आ सके, क्योंकि जब मैक्सिमम बंदे इंटरव्यू के लिए आएंगे तभी तो उसमें से उसके पास चॉइसेस बढ़ेंगी कि मुझे सबसे बेटर ऑप्शन चूज करना है। लेकिन अगर लेट्स से उसने सेलेनियम विद जावा स्क्रिप्ट का ऑप्शन निकाला, तो हो सकता है कि अगर सेलेनियम विद जावा में 100 बंदे इंटरव्यू देने जा रहे थे तो सेलेनियम विद जावा स्क्रिप्ट में हो सकता है सिर्फ 5 बंदे जाएं, तो 5 में उसके पास चॉइसेस कम होगी कि किस बंदे को हम रखें, क्योंकि हो सकता है कि उनमें सबको अच्छे से नॉलेज ना हो। तो ये भी एक डिपेंड करता है। तीसरा अनदर फैक्टर एक बहुत बड़ा इन्वॉल्व है इसके अंदर, कि सपोज करो आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपीरियंस है और सेलेनियम के साथ है, तो उसका सपोर्ट कितना है। सपोर्ट का मतलब कि अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आप ऑटोमेशन में कहीं पे भी कोई भी एक छोटा सा चैलेंज आता है तो आप गूगल करोगे,
तो गूगल पे आपका सेलेनियम विद जावा से रिलेटेड सबसे ज़्यादा सपोर्ट्स है, मतलब कम्युनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा सेलेनियम विद जावा की है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है सेलेनियम विद जावा में, अगर आप वो इश्यूज को सर्च करोगे नेट पे तो ईजिली आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा कंपेयर टू सी शार्प पाइथन जावा स्क्रिप्ट। इसका भी रीज़न यही है क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम रिसोर्स बिकॉज ऑफ सेलेनियम एंड जावा के हैं। तो ये भी एक एडिशनल फैक्टर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि विच वन इज बेटर देन। तो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो हमारा पर्पज है ऑटोमेशन के अकॉर्डिंगली, और स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए सेलेनियम विद जावा सबसे बेस्ट ऑप्शन है एज ऑफ नाउ। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है वो। नो? ओके, अब बात करते हैं कि सेलेनियम के पास और क्या क्या कैपेबिलिटीज है। तो सेलेनियम जैसे मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, वैसे जो सेलेनियम जो है वो मल्टीपल ब्राउजर्स को भी सपोर्ट करता है। तो फायरफॉक्स हो गया, लेट्स से क्रोम हो गया, आई हो गया, सफारी हो गया, और जैसे ओपेरा हो गया, तो ब्ला ब्ला जितने भी ब्राउजर्स हैं मार्केट में ना, इन सबको सपोर्ट करता है। तो इससे इसकी पावर और एनहांस होती है, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस आपने अपने करियर में देखा होगा कि वो किसी ना किसी ब्राउजर पे चलते हैं अच्छे से, किसी ब्राउजर पे नहीं चलते हैं। और बहुत सारे एप्लीकेशन में बॉटम में लिखा भी होता है इट इज कंपेटेबल विद आई ग्रेटर देन 7 वर्जन समथिंग या 8 वर्जन। तो इसका मतलब क्या है कि वो एप्लीकेशन जो डिजाइंड हुआ है वो पर्टिकुलर ब्राउजर के लिए ही है, तो हमें स्पेसिफिक ब्राउजर पे भी टेस्टिंग करनी होती है। बट अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो लोगों को साइट जो है वो रिस्पॉन्सिव होने लगी है कि अगर मोबाइल में ओपन करो सेम साइट को तो मोबाइल व्यू में ओपन होता है, और अगर टैब पे ओपन करो तो टैब व्यू में ओपन होता है, और किसी भी ब्राउजर पे चलता है। तो इसलिए हमारी टेस्टिंग जो हो गई उसका स्कोप बढ़ गया कि हमें अब टेस्टिंग सिर्फ एक ब्राउजर पे नहीं करना, हमें टेस्टिंग सारे के सारे ब्राउजर पे करना है, क्योंकि ये डिपेंड करता है यूजर टू यूजर। क्योंकि कुछ किसी बंदे को हो सकता है कि आप में से ही बहुत सारे बंदे प्रेफर करते होंगे क्रोम यूज करना, बट स्टिल कुछ लोग की अभी भी आदत होगी, हो सकता है वो आई पे काम करते हो और आई ही यूज करते हैं, और कुछ लोग की आदत होगी फायरफॉक्स पे काम करने का, और डेफिनेटली जिसके पास मैक है हो सकता है वो बाय डिफॉल्ट सफारी यूज कर रहा हो। तो ये भी एक चॉइसेस है। तो अगर हम एक ऑटोमेशन, एक प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि हर टाइप के ऑडियंस, हर टाइप के कस्टमर्स को हम अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, तो इस वजह से हम जो एप्लीकेशन की टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं वो सारे के सारे ब्राउजर्स पे करते हैं, और सेलेनियम जो है इन सबको सपोर्ट करता है। तो दिस इज द अनदर एडवांटेज ऑफ सेलेनियम। अब सिर्फ इतना ही नहीं, अब सेलेनियम क्या करता है कि आपके विंडोज इन्वायरमेंट में भी चलता है, लिनक्स इन्वायरमेंट में भी चलता है, और मैक इन्वायरमेंट में। अब विंडोज में भी मल्टीपल फ्लेवर्स हो गए, 7 8 10 वॉट एवर। लिनक्स में भी मल्टीपल फ्लेवर्स है, उबंटू है, सोलरिक्स है। ठीक है, ऐसे मैक है। तो जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम इंटायर वर्ल्ड में यूज होते हैं, तो अगर सर्वर साइड देखें लिनक्स वगैरह जो है, ठीक है, तो उनमें भी, और मैक्सिमम इंटायर वर्ल्ड की बात करें तो मैक सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैक के हिसाब से भी। और नॉर्मल मार्केट देखो तो जैसे जस्ट लाइक जहाँ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है जैसे इंडिया में, तो यहाँ विंडोज़ सबसे ज़्यादा है। तो इस हिसाब से भी ये मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी सपोर्ट करता है, तो जिसकी वजह से इसकी और भी पॉपुलैरिटी बढ़ती है सेलेनियम की। क्योंकि बहुत सारे टूल ऐसे हैं जो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे ब्राउजर्स को सपोर्ट नहीं करते, और उनके पास स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है कि एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो काम कर सकते हैं समथिंग। बट इसके पास ये सारी फीचर होने की वजह से ये ज़्यादा का ज़्यादा पॉपुलर हो गया। एंड नेक्स्ट इसका जो एडवांटेज और भी है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि वो फ्री है। इसके पीछे हमें कोई लाइसेंस कॉस्ट नहीं देना है, फ्री का सॉफ्टवेयर आप यूज़ करो विद फीचर्स, तो सबको चाहिए, राइट। और इसके पीछे दूसरा जो सपोर्ट है वो सबसे बड़ा आज के डेट में जो इन्वेस्टर है इसके पीछे सेलेनियम में, तो वैसे तो बहुत सारी कंपनियां इसके पीछे इन्वेस्टर्स हैं। तो अगर सेलेनियम की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, तो सेलेनियम की ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी seleniumhq.org। तो यहाँ से इसकी साइट पे अगर आप जाते हो, तो ये देखो चेंज हो गया, अभी इसका यूआरएल selenium.dev हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जाते हो तो यहाँ से आपको सारे सेलेनियम की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, और ये है स्पॉन्सर सेलेनियम के। तो ये सारी टॉप कंपनीज हैं जो इसको पैसे देती हैं सेलेनियम को डेवलप करने के लिए।
कि सेलेनियम जितना डेवलप होगा उतना ही इनको बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो इसमें जैसे ब्राउज़र स्टैक है, ये एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो आपको एक ऑटोमेशन की लैब प्रोवाइड करता है कि अगर एक कंपनी है, जैसे मान लो कि आपको एक एप्लीकेशन की टेस्टिंग करनी है मल्टीपल ब्राउजर्स पे और मल्टीपल डिवाइसेस पे। अगर आप अब डिवाइसेस की बात करें तो लेट्स से अगर हम विंडोज पे अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन किया और हमारे पास सबके पास विंडोज है, बट वी वांट टू टेस्ट आवर एप्लीकेशन ऑन सफारी, तो डेफिनेटली वी नीड ए मैकबुक और मैक लैपटॉप चाहिए जिसमें हम सफारी की टेस्टिंग करेंगे। सिमिलरली इफ वी वांट टू टेस्ट आवर एप्लीकेशन ऑन मल्टीपल डिवाइसेस, लाइक कि हमें आईपैड पे टेस्ट करना है या हमें सैमसंग नोट पे करना है, ठीक है, हमें एंड्रॉयड के मल्टीपल डिवाइसेस पे टेस्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सारे डिवाइसेस लगेंगे। तो वो एक कंपनी का बजट होगा, मतलब एक कंपनी को एक्सपेंसेस ज़्यादा पड़ेंगे उससे, कि इतना सारा सेटअप बना के फिर टेस्टिंग परफॉर्म करना। तो ये जो सारी कंपनियां हैं मोस्टली क्लाउड बेस्ड, ये यही सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कि इनके क्लाउड आप परचेज कर लो, इनके पास मिलियंस ऑफ डिवाइसेस पड़ी हुई हैं, हर एक वर्जन से लेके हर जितनी भी डिवाइसेस मार्केट में है आज के डेट में, मोबाइल के भी सारे डिवाइसेस, सारे ब्रांड, सारे वर्जन्स, और उनमें भी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लेवल। तो ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस पड़े हुए हैं, आप जो भी कॉम्बिनेशन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेस्टिंग परफॉर्म करनी है आप उनको परचेज कर लो और उन पे टेस्ट करो। तो ये कंपनियां क्या सोचती हैं कि सेलेनियम इन सबको सपोर्ट करता है, तो सेलेनियम को स्पॉन्सर करेंगे तो सेलेनियम मैक्सिमम यूज होगा, और सेलेनियम के साथ इनका डिफॉल्ट इंटीग्रेशन है। तो सेलेनियम ने क्या कर रखा है कि इनकी इंटीग्रेशन के लिए बहुत ही सिंपल एपीआईज दे रखी हैं कि इजिली इनको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो कोई चैलेंज भी नहीं होगा एक डेवलपर को इंटीग्रेट करने में। तो इसलिए ये सारी कंपनियां क्या करती हैं, तो सेलेनियम को प्रमोट करती हैं, उनके पीछे इन्वेस्ट करती हैं कि वो काम करें। और आज के डेट में जो सेलेनियम के पीछे जो काम कर रहे हैं, जैसे थॉटवर्क्स जो पहले कंपनी काम कर रही थी, अब वो गूगल के साथ मर्ज करके, मतलब एक इस प्रोजेक्ट जो सेलेनियम का प्रोजेक्ट है उस पर गूगल और थॉटवर्क्स दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसके बैकबोन में सोचो, खुद सोचो कि गूगल है, तो वो क्या कर सकता है, राइट। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं सेलेनियम के, और एक और एडवांटेज है कि ये बहुत ही फास्ट है कंपेयर टू अदर टूल्स, क्योंकि अगर किसी बंदे को मल्टीपल टूल की कंपेयर नॉलेज है, जैसे यूएफटी वगैरह हो गया या टोस्का वगैरह, उनके कंपैरिजन में ये ज़्यादा फास्ट है, एग्जीक्यूशन इसकी ज़्यादा तेजी से होती है, तो टाइम कम लगता है एग्जीक्यूशन में, राइट। तो ये सारे इसके फीचर हैं जिसकी वजह से सेलेनियम पॉपुलर है। तो होपफुली सेलेनियम का बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम प्री रिक्विजिट क्या है हमारे पास सेलेनियम को सीखने के लिए। तो जैसे हमने आपको बताया कि हम सीखने जा रहे हैं सेलेनियम विद जावा, तो डेफिनेटली अब हमारे पास सिस्टम में अगर हमें इंस्टॉलेशन करना है, सेटअप बनाना है कि हमें सेलेनियम पे काम करना है, तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले हमें सिस्टम में जावा इंस्टॉल करना है, और जावा का मिनिमम वर्जन एटलीस्ट 1.8 होना चाहिए, ठीक है। तो जावा 8 बोल लो या जेडीके 1.8 बोल लो, वॉटेवर, ठीक है। दूसरी चीज़ चाहिए आपको एक एडिटर। तो एडिटर में आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आइदर यू कैन गो विद एक्लिप्स और यू कैन गो विद इंटेलिजा, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। अगर आपने कभी भी पहले प्रोग्रामिंग की हुई है तो अगर आप कंफर्टेबल किसी इन दोनों में हो तो यू कैन यूज इट, ठीक है। नहीं तो बाय डिफॉल्ट आई वुड रिकमेंड गो विद एक्लिप्स, ठीक है। इंटेलिजा भी अच्छा है वैसे। एंड तो ये दो रिक्वायरमेंट हो गई हमारे पास कि हमारे सिस्टम में जावा इंस्टॉल्ड होना चाहिए, हमारे पास एक्लिप्स या इंटेलिजा होना चाहिए, इन दोनों में से एक। और तीसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास होनी चाहिए कि हमारे पास सिलेनियम की या सिलेनियम की लाइब्रेरी होनी चाहिए, क्योंकि सिलेनियम एक टूल नहीं है, एक ही लाइब्रेरी है सिंपल सा। तो इस लाइब्रेरी को हम ऐड करेंगे और इसके फीचर्स को यूज करेंगे। इसके पास अपनी कोई जीयूआई नहीं है, ठीक है, जहां से हम रिकॉर्ड एंड प्ले कर पाए समथिंग ऐसा। वो एक आईडी है, इसके अंदर एक कंपोनेंट आता है, ठीक है, जिसमें ये सारे फीचर्स हैं, बट वो मार्केट में यूज नहीं होता, इंडस्ट्री लेवल पे बता रहा हूँ। और इसके बाद हमें क्या चाहिए नेक्स्ट, हमें ब्राउजर चाहिए कि कौन से हमें ब्राउजर पर टेस्ट करना है। तो वॉट एवर, तो बाई डिफॉल्ट सिस्टम में आपके पास ब्राउजर होता ही है, तो लेट्स से क्रोम, फायरफॉक्स, वॉट एवर, तो ये तो सबके पास होता है, तो इसकी ज़रूरत अपने को नहीं है एडिशनली, ठीक है। जो भी ब्राउजर है हम उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। और नेक्स्ट हमें चाहिए एक एप्लीकेशन। तो कौन से एप्लीकेशन पे करना है, तो हम थियोरेटिकली देखा जाए तो सिर्फ 10% फोकस रखेंगे,
और मैक्सिमम हमारा जो फोकस होगा वो 100% प्रैक्टिकली ही होगा एक तरीके से। तो हमें क्या करना है कि हमें एक एप्लीकेशन पे सबको इकट्ठे काम करना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो है एक फिक्स एप्लीकेशन होगा जो यहाँ पे जिसपे हम लोग काम करेंगे एज ए टीम, मतलब एज ए ग्रुप, ठीक है। कि क्लास में अगर हम एक प्रोजेक्ट पे काम करें तो सब लोग उस पे ही काम करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप दूसरा मैं आपको सजेस्ट क्या करता हूँ कि अगर आपके पास आप खुद मैनुअल टेस्टर हैं और आप टेस्टिंग कर रहे हो अपनी कंपनी में, राइट, किसी भी एप्लीकेशन की, इवन इफ यू आर नॉट ए टेस्टर, राइट, अगर आप सपोर्ट में भी जॉब करते हो या कोई आपका दूसरा वर्टिकल है, कहीं ना कुछ एप्लीकेशन तो होगा वो, राइट। और उस एप्लीकेशन में आप मैन्युअली काम तो कर रहे हो, तो आप ऐसे सोचो कि क्या हम उसको ऑटोमेट कर सकते हैं कि वो अपने आप हो, ठीक है। तो मेरा जो सजेशन है, तो एक एप्लीकेशन हम यहाँ पे चूज करेंगे जिसपे हम काम करेंगे, और दूसरा एप्लीकेशन आप अपना चूज करो अपने ऑफिस का। तो ऑफिस का एप्लीकेशन चूज करोगे और उसको ऑटोमेट करोगे तो उससे आपको दो बेनिफिट मिलेंगे। एक बेनिफिट ये कि आप अपना खुद का टास्क ऑटोमेट कर लोगे, जिससे आपके पास अपना खुद का टाइम बच जाएगा। और अनदर बेनिफिट इज कि आप कल के डेट में, क्योंकि अगर आप सपोज करो एक मैनुअल टेस्टर हो, अगर आपके पास इवन चलो ऑटोमेशन का भी कोर्स आपने कहीं से कर लिया, आपको नॉलेज हो गई, और आप अपने मैनेजर को बोलते हो कि आई वांट टू स्विच इन टू द ऑटोमेशन, तो वो सीधे मना कर देगा, ठीक है। तो बेटर टू हैव कि बात करने आपको जाना है तो उससे अच्छा है कि आप पहले एप्लीकेशन की ऑटोमेशन कर लो, पीओसी बना लो, 50-100 टेस्ट केसेस ऑटोमेट कर लो, फिर मैनेजर के पास जाओ, उसको बताओ कि मैंने ये टेस्ट केसेस ऑटोमेट कर लिया है। तो हो सकता है कि उसका डेमो दो टीम में, तो मैनेजर इम्प्रेस हो सकता है, फिर क्लाइंट को दो, वो भी इम्प्रेस हो सकता है। तो माइट बी इन फ्यूचर आपके पास ऐसा वे हो जाएगा एक कि वो मैनेजर आपको खुद ही बोले कि नाउ यू कैन कंटिन्यू विद ऑटोमेशन। तो उससे क्या होगा, आप अपने लिए खुद की अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं, और ये आपके लिए लर्निंग भी होगा। और आप जब रिज्यूमे में भी लिखोगे अपने प्रोजेक्ट को, तो एटलीस्ट आप अपना ही प्रोजेक्ट मेंशन करोगे, क्योंकि फंक्शनैलिटी वाइज भी आपको पता होगा, आपने उसकी ऑटोमेशन भी कर लिया, तो आपको रियल टाइम चैलेंजेस भी पता चलेंगे। क्योंकि आज के डेट में इंडस्ट्री का ट्रेंड्स ऐसा है कि ऑटोमेशन में सिर्फ वो आपसे सिंटैक्स नहीं पूछते कि व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा समथिंग, तो ये चीज तो बेसिक है, सिंटैक्स तो बेसिक चीजें होती हैं, बट वो रियल टाइम के चैलेंजेस पूछते हैं कि आप किस टाइप के चैलेंजेस फेस किए एप्लीकेशन में, ऑटोमेशन में किस टाइप के टेस्ट केसेस आप ऑटोमेट नहीं कर पाए, या फिर बहुत सारे चैलेंजेस आए फिर उसको आपने रिजॉल्व कैसे किया, क्या अप्रोच था आपका, समथिंग। तो रियल टाइम इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं, तो उस टाइम पे अगर आपको रियल एक्सपोजर होगा तभी आप इन चीजों का आंसर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहली चॉइस आपकी डेफिनेटली नो डाउट जो एप्लीकेशन हमारे पास है, एक तो उस पे करना है, और दूसरा साथ के साथ आपको अपने एप्लीकेशन पे करना है। और अगर आपको कोई भी चैलेंजेस आती हैं आपके अपने पर्सनल एप्लीकेशंस पे, तब भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम एप्लीकेशन यूज करने जा रहे हैं, तो उसका एप्लीकेशन को मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो है क्या। लोकल होस्ट बाय डिफॉल्ट है, तो इसका ये एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की एक EXE फाइल आती है, वो नेट से आप डाउनलोड भी कर सकते हो या मेरे से ले लो, और यहाँ से आप लॉगिन करोगे तो ये है आपका, ये एक CRM है, ठीक है, जिसकी हम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। और ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, तो इसमें अगर देखा जाए तो कम से कम मिनिमम 10,000 टेस्ट केसेस होते हैं, बट मैं ये इनकरेज करता हूँ कि एटलीस्ट 200-300 आप ऑटोमेट कर लो। तो 200-300 ऑटोमेट कर लिया, तो इसका एक मैट्रिक्स होती है कि अगर आप 100 टेस्ट केसेस ऑटोमेट कर लिए तो इट मीन्स आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। और सिमिलरली अगर आपने 500 Sir, can you, hello, sorry for the interruption. Can you please repeat, sir, the क्या, previous? Sir, क्या बोला था आपने? There was some network issue, मेरे को सुनाई नहीं दिया। अच्छा, आपने local host URL दिखाया ओके था? ओके 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 कूल। ये तो ये एप्लीकेशन की बात मैंने किया था कि ये एप्लीकेशन है, तो इसको अभी हम आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कराऊंगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है जिसकी हमें टेस्टिंग करनी है। तो इस एप्लीकेशन में आई वाज टॉकिंग अबाउट लाइक कि दिस इज द ह्यूज एप्लीकेशन, और इसके अंदर अराउंड मोर देन 10,000 टेस्ट केसेस आप बना सकते हो। तो आप 10,000 तो नहीं, बट बेस्ड ऑन दिस मैट्रिक्स कि अगर आपको कितना एक्सपीरियंस शो करना है इन योर रिज्यूमे 1 ईयर से लेकर 10 ईयर्स तक, तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस आप, आई वुड रिकमेंड कि उतने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एटलीस्ट आप ऑटोमेट करो जो आपका रियल एक्सपीरियंस बनेगा। क्योंकि सब लोग एक्सपीरियंस बंदे हो, कोई यहाँ पे फ्रेशर नहीं है, राइट। तो सब लोग एक्सपीरियंस है, तो आपको इतना तो आइडिया है कि एक्सपीरियंस बंदा और फ्रेशर्स में डिफरेंस होता है, राइट।
तो आपको क्या करना है कि अगर आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस जस्टिफाई करना है तो वो अचानक से कहीं से आ नहीं जाएगा। कोर्स कंप्लीट करने से आपके पास एक्सपीरियंस नहीं आ जाएगा, राइट? आपको करना पड़ेगा। तो ड्यूरिंग द कोर्स अगर आप लेट्स से किसी को 3 ईयर का एक्सपीरियंस दिखाना है तो आई वुड सजेस्ट कि वो 300 टेस्ट केसेस ऑटोमेट कर ले। 300 टेस्ट केसेस अगर आप ऑटोमेट कर लोगे तो आपके पास वो रियल एक्सपीरियंस होगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा करने का कि हम हर टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये 300, 400, 500 जो भी टेस्ट केसेस ये ऑटोमेट आपको करने, अगर इस पे कोई भी चैलेंजेस आते हैं तो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है? तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो एक तो ये चीजें हो गई, तो ये हमें एज ए प्री रिक्विजिट है जो हमें इंस्टॉलेशन करना है। बिफोर मूविंग टू द इंस्टॉलेशन स्टेप, I want to let you know few more things about the automation test hub, कि जिससे आपका फ्यूचर में क्या फायदा होगा वो आपको पता चलेगा, ठीक है? तो ऑटोमेशन टेस्ट हब ये हमारा सेंटर जो है यहाँ पे पुणे में है, एक हिंजेवाड़ी में, और दूसरा सेंटर है हमारा चंडीगढ़ में। एक दिल्ली का सेंटर था बट उसका नाम चेंज हो चुका है, ठीक है, ऑफिशियली। तो जनरली हमारे पास 3 ब्रांचेस हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी सेंटर को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप किसी दूसरे सेंटर में एलिजिबल होते हो, मतलब क्लास अटेंड करने के लिए, ठीक है? तो पहला एडवांटेज ये है कि अगर आप एक बार एक कोर्स एनरोल करते हो, तो लेट्स से अगर आपने सेलेनियम विद जावा कोर्स आपने एनरोल कर लिया, ठीक है? तो इस सेलेनियम जावा से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज, कोई भी जॉब सपोर्ट, इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर, एवरीथिंग आपको 2 इयर्स तक के लिए वैलिड होगा। इट मीन्स 2 ईयर तक आप अनलिमिटेड क्लासरूम एक्सेस होगा, ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो। तो मतलब अनलिमिटेड क्लास एक्सेस कर सकते हो, अनलिमिटेड ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो, इवन ऑनलाइन क्लासेस अटेंड भी कर सकते हो 2 इयर्स तक, ठीक है? चाहे जितनी बैचेस, चाहे जितने बैचेस लगा सकते हो और चाहे जितने क्लासेस अटेंड कर सकते हो। देयर इज नो लिमिट और कोई भी कंडीशन नहीं है इसके अंदर, ठीक है? नेक्स्ट चीज क्या होती है कि इसमें हम आपको क्या करेंगे कि हमारी एक साइट ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, जो कि साइट का नाम ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ चीजें थोड़ी सी बची हुई हैं इसकी, जिसमें काम चल रहा है, तो जल्दी ही शायद सब कुछ प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो ये जो है हमारी साइट है। तो इस साइट में क्या है कि आप देख सकते हो, तो यहाँ पे सारे के सारे कोर्सेज हैं। तो यहाँ से आप कोर्सेज में जाओगे या ब्राउज करो ऑल कोर्सेज, तो टेस्टिंग से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज हैं हमारे पास, ठीक है? तो जिसमें से आप पहला कोर्स आप चूज कर रहे हो, ये सेलेनियम विद जावा। तो ऐसे हमारे पास ऑटोमेशन के टूल से रिलेटेड ये सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल है। तो इनमें से आप कोई भी कोर्स चूज कर सकते हो, ठीक है? और जैसे आपने एनरोल किया सेलेनियम विद जावा, तो इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यही साइट पे मिल जाएंगे। तो इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो जैसे किसी को सिलेबस वगैरह चाहिए, किसी को डिटेल चाहिए, तो क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। थोड़ी सी स्लो है अभी, शायद कुछ डिप्लॉयमेंट चल रहा होगा। लेट्स लोड इट। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो इसके अंदर सारी के सारी कि आप क्या है सेलेनियम, क्या क्या चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है? आपके पास एडवांटेज क्या है कि क्यों आपको करना है ये सारी चीज़ें। तो ऐसे इस टाइप की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कुछ टेस्ट डमी डेटा भी पड़े होंगे, बट ये कोर्स के डिटेल्स वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है? और साथ के साथ हमने कुछ ट्यूटोरियल्स भी क्रिएट कर रखे हैं कि अगर आपको जाके पढ़ना है कुछ ट्यूटोरियल्स तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। जैसे कोर जावा के ट्यूटोरियल्स हो गई, सेलेनियम जावा का ट्यूटोरियल्स हो गया। अगर आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है तो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो। इवन अगर आपको फिर इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स भी अगर आपको देखने हैं तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ से आपको जाना है इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर, और यहाँ से आप क्लिक करो तो इंडस्ट्री में जितने भी इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर जनरली पूछे जाते हैं कि डेटाबेस, जेमीटर, लाइनक्स, टेस्टनजी, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ से जाके सारी चीज़ें पढ़ भी सकते हो। और जैसे इसका लॉगिन इनरोल हो जाएगा तो सारी की सारी वीडियोज़ के कंटेंट एक्सेस भी यहाँ पे हो जाएंगे। तो अगर आप कोई भी कोर्स में जाओगे, ठीक है,
लेट्स से जैसे सपोज करो कि एग्जांपल के लिए, तो यहीं पे सबसे लास्ट में यहाँ पे एक मीडिया टैब है, ठीक है। तो इस मीडिया टैब में क्या होगा कि यहाँ पे अगर जो एग्जिस्टिंग यूजर्स होंगे, जैसे आप जैसे लोग जो कोर्स इनरोल कर चुके होंगे, तो जब आप लॉग इन करोगे तो यहाँ पे आपको वो सारी वीडियोस की एक्सेस मिल जाएंगे। तो वहां से हम आपको एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे, तो लाइव आप वॉच कर सकते हो सारी वीडियोस को, और इस वीडियोस का एक्सेस जो होगा वो लाइफ टाइम के लिए होगा। तो जितनी भी क्लासेस होंगी तो आपको बार बार क्लासेस अटेंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप यहाँ से, और ये वीडियोस जो होंगी वो अपडेटेड होती रहेंगी, नई चीज़ें अगर हमने कुछ ऐड किया, ठीक है, तो यहाँ पे वो वीडियो अपडेटेड आपको मिल जाएंगे और आप यहाँ से जाके आप उस पर काम कर सकते हो या वॉच कर सकते हो प्रॉपर। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। ओके, इसके अलावा तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूम बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें आपके पास मिलेंगी आपको। और कभी भी आप सपोर्ट के लिए भी कभी भी आप कॉल करो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी चैलेंजेस हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आप हम हेल्प करते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास क्या है कि हमने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना रखा है, जिसमें जितने भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी एडेड हैं मोस्टली। तो जो नए स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो हम उनको ऐसे ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। तो ऐसे हमारे पास मल्टीपल ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि एक ग्रुप में जनरली 250 बंदे ही आते हैं अराउंड। तो ऐसे हमारे पास मल्टीपल ग्रुप्स है और उस ग्रुप में हम क्या करते हैं, डेली जॉब पोस्ट करते हैं। तो जॉब पोस्टिंग का तरीका क्या होता है कि जो मेरे पास जॉब्स मुझे इन्फॉर्मेशन में होती है वो मैं पोस्ट करता हूँ। ऐसे ही उस ग्रुप में क्योंकि सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, तो किसी के कंपनी में भी अगर कोई भी ओपनिंग होती है तो वो जनरली वहाँ पे जॉब पोस्ट करता है और एक दूसरे की हेल्प करता है समथिंग। तो वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज भी पोस्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी कंपनी में रेफरेंस लगाना है कि लेट्स से आई वांट कि जैसे सपोज करो कि मेरा एफआईएस में इंटरव्यू या मैं टीसीएस में इंटरव्यू देना चाहता हूँ, तो कि कोई बंदा है जो मेरा रेफरेंस लगा सकता है, तो डेफिनेटली ऐसे हर एक कंपनी के बंदे मिल जाएंगे आपको, कई सारे, ठीक है। और अगर कहीं से भी वहां से भी अगर आपको हेल्प नहीं मिलती तो आप मेरे से बात करोगे तो डेफिनेटली मैं कहीं ना कहीं से रेफरेंस लगा दूंगा आपका, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑटोमेशन टेस्ट। तो यहाँ तक किसी को और कोई क्वेरी कुछ पूछना है कि कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट किसी की हो या वॉट एवर एनीथिंग? नो, मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस Yeah. यस सर। परफेक्ट। तो किसी को कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक थिंग्स। और कुछ चीजें मैं भूल भी जाता हूँ रन टाइम पे, तो उसकी टेंशन मत लेना। आप कोई भी क्वेश्चंस कभी भी पूछ सकते हो, कोई लिमिटेशंस नहीं है, एकदम फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहेगा, ठीक है। आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि अगर आप थोड़ा शाई नेचर के हो कि नहीं चलो ठीक है डिस्कशन में आप नहीं पूछ सकते हो, तो आप पर्सनली पिंग कर सकते हो, आप पर्सनली कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। 24/7, हाँ, रात में 12 बजे के बाद नहीं, ठीक है। बट उससे पहले तक आप एक बार ट्राई करो, बात करनी है, कुछ पूछना है तो यू कैन डिस्कस। ओके ओके देन, चलो फिर इंस्टॉलेशन पार्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले अपने को इंस्टॉल करना है जावा। तो सबसे पहले आपको सिस्टम में अपने ये चेक करना है कि क्या आपके पास जावा पहले से है कि नहीं है। तो जावा कैसे चेक करेंगे, तो मोस्टली सबके सिस्टम में पहले से होता है, बट हो सकता है कि किसी के पास ना हो। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट में सीएमडी में जाके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और यहाँ पे जाके कमांड रन करना है जावा स्पेस हाइफन वर्जन। तो यहाँ से आपको आउटपुट दिखेगा कि जावा वर्जन 1.8 समथिंग। अगर जिसके पास ये चीज़ें आ रही हैं, 1.8 समथिंग वर्जन है जावा का, तो उसको जावा फिर से इंस्टॉल मतलब री इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स उसके सिस्टम में जावा है, ठीक है। जिसके पास जावा नहीं है, ये कमांड रन नहीं कर रहा है, और हो सकता है कि जावा उसके सिस्टम में हो भी बट ये कमांड रिकॉग्नाइज ना कर रहा हो, वो चेक कैसे करेगा कि आप जाओ माई कंप्यूटर में सी ड्राइव के अंदर। तो कुछ लोगों के पास यहाँ पे प्रोग्राम फाइल भी होगा और प्रोग्राम फाइल 86 भी होगा, ठीक है। और कुछ लोग के पास सिर्फ प्रोग्राम फाइल्स होगा। तो जिसका सिस्टम 32 बिट होगा उसके पास सिर्फ एक फोल्डर होगा, जिसका सिस्टम 64 बिट होगा उसके पास ये दो प्रोग्राम फाइल्स के फोल्डर होंगे। तो आपको दोनों में जाके चेक करो कि यहाँ पे कहीं जावा का फोल्डर है, और जावा है तो जावा में यहाँ पे जेडीके जेआरई है कि नहीं है।
सिमिलरली यहाँ पे अगर आपको नहीं दिखता है प्रोग्राम फाइल्स में तो एक बार 86 में जाके देख लो, क्या पता यहाँ पे दिख जाए। तो एक दूसरा वे है चेक करने का कि जावा इंस्टॉल्ड है कि नहीं। और अगर आप चेक भी कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप वर्जन जरूर देखो कि क्या पता वो पुराना वर्जन पड़ा हो 1.7 1.6 ब्ला 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 समथिंग। तो मेक श्योर, और इवन अगर लेटेस्ट भी होगा तब भी प्रॉब्लम करेगा। तो जावा 1.8 ही अपने को चाहिए फिलहाल के लिए, ठीक है। तो दिस इज द वन रिक्वायरमेंट। अब जिसके पास नहीं है वो इंस्टॉल कैसे करेगा? उसके लिए पहला ऑप्शन ये है कि मैंने ऑलरेडी ये सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखा हुआ है गूगल ड्राइव पे, जहां से मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूं कि आप डाउनलोड कर सकते हो। तो लेट्स शो यू कि कहाँ पे होगा ये। फिर से लॉगिन करता हूँ मैं। तो यहाँ से हम इसके ड्राइव पे जाएंगे। तो ड्राइव पे मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हैं, जो वीडियोस भी हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी हैं। तो यहाँ पे सेलेनियम 3.0 करके है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे डेटा अपने पास पड़ी हुई हैं कि एक्लिप्स भी आपको क्या चाहिए, आपको जावा का कौन सा वर्जन चाहिए, ठीक है। तो सारे सॉफ्टवेयर अपने पास यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो यहाँ से आपको मैं ऑप्शन दे दूंगा, तो यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज़ द वन चॉइस जिसमें सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको चाहिए नेट से कहाँ से डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले जावा के लिए आप यहाँ से करो डाउनलोड JDK। डाउनलोड जावा नहीं करना है, आपको लिखना है डाउनलोड JDK, लेट्स से 1.8 समथिंग। तो डाउनलोड JDK 1.8 हमने सर्च किया, तो यहाँ से पहले लिंक पे अपने को क्लिक करना है यहाँ से। और यहाँ पे जाने के बाद अब आपके पास नीचे सारे ऑप्शंस दिखने लगे, ये सारे वर्जन्स हैं। तो आपको किसके लिए चाहिए? विंडोज़ के लिए चाहिए। तो यहाँ से बेस्ड ऑन विंडोज़ कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है कि 86 मतलब 32 बिट। तो अगर आपका विंडोज़ 64 बिट है तो आपको ये चूज़ करना है, अगर 32 बिट है तो आपको ये चूज़ करना है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लो सिंपली। डाउनलोड करने के बाद आप इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर दोगे तो आपका जावा इंस्टॉल्ड हो जाएगा। जब आप फिनिश करोगे फिर से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना और ये कमांड रन करना, जावा स्पेस हाइफन वर्जन, ये आपका चलने लगेगा, ठीक है। तो ये बात हुई कि कैसे हम जावा इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद फिर बात आती है नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की कि हमें एक्लिप्स कैसे इंस्टॉल करना है, एक्लिप्स या इंटेलिजा कैसे चाहिए। तो यहाँ से उसके लिए फिर हम अपने को यहाँ से क्या करना है, डाउनलोड एक्लिप्स। डाउनलोड एक्लिप्स करना है और एक्लिप्स में भी बहुत सारे वर्जन्स हैं। जो कौन से वर्जन आपको करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें दो टाइप के इंस्टॉलर आती हैं। एक तो डायरेक्ट EXE फाइल आता है कि डायरेक्ट EXE फाइल उठाओ और डाउनलोड कर लो, और दूसरा आता है एक पैकेज टाइप से। पैकेज का मतलब हो गया कि उसको इंस्टॉलर उसके अंदर नहीं होगा, जैसे ये है इंस्टॉल योर फेवरेट डेस्कटॉप ID पैकेज, तो ये EXE आपको देगा, ठीक है। बट अगर आपको पैकेजेस चाहिए जिसमें आपको सिंपल तरीके से अगर आपको करना है तो लेट्स से रन टाइम प्लेटफॉर्म, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है डाउनलोड पैकेजेस के। तो ये जो है डाउनलोड 64 बिट, इस पे क्लिक करोगे तो ये जो है आपको
exe फाइल देगा, उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, और यहाँ से आप पैकेजेस, बट मेक श्योर एक चीज यहाँ पे ट्रिक है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपने जावा, याद रखना ये चीज ध्यान रखना है, अगर आपने जावा 64 बिट किया है, जावा 64 बिट किया है, तो एक्लिप्स भी आपको 64 बिट करना पड़ेगा, एक्लिप्स भी 64 बिट ही आपको चाहिए। और अगर जावा आपने 32 बिट किया है तो आपको एक्लिप्स 32 बिट चाहिए। से बिट लिख देता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन रहेगी, ठीक है, ये वर्जन नहीं है। तो जावा 64 बिट है तो एक्लिप्स भी 64 बिट चाहिए, और जावा अगर 32 बिट है लेट्स से, या जिसको हम बोलते हैं 86 जनरली, ठीक है, तो यहाँ पे सेम वही चाहिए यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी गलती लोग कर जाते हैं कि जावा 64 बिट कर लिया और एक्लिप्स कुछ भी उठा के डाउनलोड कर लिया, तो फिर वो कंपेटिबिलिटी इशू हो जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन आता है आपके पास ये, तो अगर आप डाउनलोड पैकेजेज में जाओगे तो आपको ये एक फोल्डर डाउनलोड करके देगा जिप फाइल, उसको सिंपली एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ से आपके पास ये ऑप्शंस है, तो मोस्टली आप देख रहे हो हर जगह 64 ही बिट दिख रहा है। तो वैसे आप लोग का भी सिस्टम 64 ही बिट होगा, नहीं तो फिर आपको 32 बिट के हिसाब से सर्च करना होगा। तो यहाँ पे आपको एक्लिप्स जावा आईडी फॉर जावा डेवलपर्स, आपको यही ऑप्शन चूज करना है। तो विंडोज पे हो तो आप 64 बिट ये क्लिक करके डाउनलोड कर लो, तो ये आपका लेटेस्ट रिलीज जो है वो आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से आप जावा, तो कोशिश ये करो जावा 64 बिट और एक्लिप्स 64 बिट यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो जैसे आप डाउनलोड कर लोगे, अब एक्लिप्स काम कैसे करेगा, तो सपोज करो आपने पैकेज डाउनलोड किया, तो पैकेज जब आप डाउनलोड करोगे तो वो कैसे दिखेगा आपको, समथिंग ऐसा, लेट्स से ई ड्राइव सेलेनियम एंड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आपके पास जिप फॉर्मेट में ऐसे समथिंग एक्लिप्स के, क्योंकि अलग अलग वर्जन मेरे पास है, तो जैसे मेरा ये लेटेस्ट वर्जन है, तो ऐसे जिप फॉर्मेट आपको मिलेगा। तो इसको क्या करना होगा, आपको अनजिप करना है। तो पहले जब अनजिप करोगे तो फिर आपको फोल्डर कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा, जैसे मेरे पास ये है लेटेस्ट। तो ऐसे इसको ओपन जब करोगे यहाँ से, तो यहाँ पे आपको eclipse.exe फाइल दिखेगी। तो इसको सिंपली राइट क्लिक करना है और सेंड टू लेट्स से डेस्कटॉप पे भेज दो। तो मेरे पास पहले से था तो मे भी दो ना क्रिएट हो गए हूँ, तो ये पहले से है। तो यहाँ से एक्लिप्स में आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिखने लगेगा कि एक्लिप्स आ गया है। अब आप इस पर डबल क्लिक करके एक्लिप्स को ओपन कर सकते हो, और कोई इंस्टॉलेशन कुछ भी नहीं करना है। तो अगर जावा का कंपेटिबिलिटी इसके साथ होगा, तो फिर आप जब एक्लिप्स यहाँ से ओपन करोगे डबल क्लिक, तो एक्लिप्स ऐसे ओपन होगा, और सबसे पहले ये पेज आएगा, पूछेगा कि भाई आपका वर्क स्पेस क्या है, कहाँ पे होगा। तो सेलेक्ट डायरेक्टरी एज ए वर्क स्पेस। तो वर्क स्पेस का मतलब ये हो गया कि आप जो ये कोड सारे लिखोगे वो किस फोल्डर में सेव करना चाहते हो। तो वो एक वर्क स्पेस होगा जिसमें सारे के सारे आपके प्रोजेक्ट स्टोर होंगे, सारे कोड सेव होंगे। तो आप कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी दे दो। तो मेरे केस में लेट्स से मैं क्या करूँगा कि मैं जनरली ई ड्राइव में जाता हूँ, और याद रखना जो फोल्डर्स के नेम होंगे उनमें स्पेसेस नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया सेलेनियम, सेलेनियम में मेरे पास आ गया बैचेस। तो बैच में लेट्स से पुणे की बात करें तो पुणे बैच में, तो ये सारे मेरे पास बैचेस हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं न्यू फोल्डर बनाऊंगा और आपका बैच का नाम रख दूंगा सेलेनियम जून 2020 समथिंग, ठीक है। तो ये फोल्डर हमारे लिए बन गया, इसी में हमारा सारा आपके बैच का पूरा सोर्स कोड होगा। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट हो गया और मैंने लॉन्च कर दिया। तो फर्स्ट टाइम जब एक्लिप्स ओपन होगा तो इट लुक लाइक दिस। तो यहाँ से अपना ये रिपोजिटरी क्लोज करो, ये वेलकम स्क्रीन है जहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपको, छोड़ो फिलहाल के लिए, और क्लोज करो। तो ऐसा इसका इंटरफेस होके आएगा कुछ ब्लैंक सा। तो यहाँ से क्या करना है, राइट हैंड साइड की चीज़ों को मिनिमाइज कर दो, बॉटम को भी मिनिमाइज कर दो। अब हमारे पास ये दो पेन है जिसमें हमें काम करना है। तो यहाँ से अब अपने को सबसे पहला काम क्या होता है जावा में, प्रोजेक्ट क्रिएट करना। तो क्रिएट प्रोजेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हो इस पे क्लिक करके, या फिर आप यहाँ फाइल में जाओ
और न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो ये पूछेगा कि कैसा प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपको सेलेक्ट करना है जावा प्रोजेक्ट बनाना है। तो जावा प्रोजेक्ट का ऑप्शन चूज करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देना है। फिर लेट्स से मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया लर्न जावा, ठीक है। और कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करना, जो भी सेटिंग है बाय डिफॉल्ट रहने दो, और उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर दो। तो ये एक विंडो खुल के आती है, ये पूछता है कि ओपन एसोसिएटेड पर्सपेक्टिव, तो यहाँ से इस चेक बॉक्स पे चेक कर देना और बोल देना नो, ठीक है। तो ऐसे आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक प्रोजेक्ट बन के आ जाएगा। अब जब इस प्रोजेक्ट को आप एक्सपेंड करोगे तो इसके अंदर JRE सिस्टम लाइब्रेरी बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये जावा का लाइब्रेरी है। तो एक्लिप्स क्या करता है कि अगर आपके सिस्टम में जावा पहले से इंस्टॉल्ड है तो वो ऑटोमेटिकली जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो जावा को सर्च करता है और यहाँ से आपके प्रोजेक्ट में एसोसिएट कर देता है। तो ये आपके जावा की पूरी लाइब्रेरी है, और ये आपका सोर्स फोल्डर है जिसके अंदर अपने को सोर्स कोड मतलब कोड लिखना है। तो लेट्स से कि मुझे चेक करना है कि मेरा एक्लिप्स और जावा सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और एक क्लास बनाऊंगा। यहाँ से सेलेक्ट करूँगा न्यू क्लास। तो क्लास में यहाँ पे नेम दे दिया जस्ट मैंने टेस्ट जावा, ठीक है। और यहाँ से पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन के ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। ये ऑप्शन जरूर चूज करना और फिनिश कर देना। फिर जैसे आप ये करते हो तो आपके पास एक पेज बन के आ जाता है समथिंग ऐसा। तो इसके अंदर ये जो कमेंटेड सेक्शन है इसके जस्ट नीचे जाना है आपको, इसी के बीच में एक लाइन का कोड लिखना है। तो जावा केस सेंसिटिव है तो बी केयरफुल, तो डिटेल में बाद में आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें कि ये क्या चीज़ें हैं कैसे हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा SYSO टाइप करो और कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करो, तो ये अपने आप पूरा एक लाइन का कोड लिख देगा system.out.println। इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ भी प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कर सकते हो। तो जैसे पहला प्रोग्राम हमने लिख दिया हेलो जावा समथिंग। अब कंट्रोल S से आपको सेव करोगे और यहाँ पे रन बटन होता है, इसको जाके रन करो तो ये आउटपुट में प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ से कंसोल में हेलो जावा प्रिंट होने लगा, इसका मतलब हम जावा का प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर पा रहे हैं। तो मतलब जावा की इंस्टॉलेशन और एक्लिप्स की इंस्टॉलेशन हमारी हो गई, और हमने चेक भी कर लिया कि दोनों कंपेटेबल हैं, ठीक है। नाउ तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ये है कि अपने को अब सेलेनियम चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, सेलेनियम चाहिए। तो सेलेनियम डाउनलोड कहाँ से करें, तो सेलेनियम जब चाहिए तो सेलेनियम के लिए हम सेलेनियम के ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बताया ही था seleniumhq.org या selenium.dev पे चले जाओ, डायरेक्ट ओपन करो। selenium.dev है सिंपली ना, selenium.dev, यहाँ पे आपको जाना है। तो आइदर यू हैव मल्टीपल चॉइसेस के डाउनलोड में भी जा सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट डाउनलोड में जाओ और यहाँ पे आपके पास लेटेस्ट स्टेबल वर्जन करके एक ऑप्शन दिख रहा है। तो जो सबसे लेटेस्ट और स्टेबल वर्जन है वो ये आपके पास है, तो आपको यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अराउंड 30 to 30 मोर देन कितने MB का है, 20 के आसपास कुछ MB का ये है। तो एक जार फाइल डाउनलोड होगी लुक लाइक दिस। तो ये होगा आपका समथिंग लाइक दैट सेलेनियम सॉफ्टवेयर। तो इसको जब डाउनलोड करोगे तो यही सेम वर्जन है। तो मेरे पास जो है सेम वर्जन है शायद, लेट मी मिनिमाइज द विंडो। तो अगर देखो तो 3.141.59 सेम वर्जन मेरे पास है। तो इसको डाउनलोड करोगे तो ऐसे जार फाइल आ जाएगी। तो क्या सबको ये प्रॉब्लम आ रही है कि मेरी स्क्रीन लैग कर रही है क्या, कि सही है? नो सर, गुड, ठीक है, इट्स गुड। ओके। नहीं सर दिख रही है। अभी प्रॉब्लम आपके एंड पे होगा शायद, इंटरनेट आपका स्लो हुआ होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि सेम हमने यहाँ से डाउनलोड करो के यहाँ पे आपने रख लो, तो किसी एक फोल्डर में रख लो इसको, ऐसा नहीं कि डाउनलोड में ही छोड़ दो, डेस्कटॉप पर रख लो समथिंग। तो बेटर टू हैव कि एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लो
कि आपने एक सेलेनियम का ई ड्राइव में लेट से जैसे मैंने कर रखा है सारी चीज़ें, तो ई ड्राइव में मैंने एक सेलेनियम का फोल्डर बनाया, इसके अंदर मैंने सेलेनियम सॉफ्टवेयर करके एक फोल्डर बनाया जिसमें सेलेनियम के सारे सॉफ्टवेयर सब कुछ इसी के अंदर है, क्लिप्स भी है, जार्स भी है, सब कुछ इसी में है। ऐसे ही वो आपका वर्क स्पेस भी बना सकते हो इसी में, ठीक है। तो मेक श्योर कि ये जो स्पेसेस नहीं होने चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ से आपके पास जैसे मैंने दिखाया, तो ये जार जब डाउनलोड करोगे तो समथिंग इस फॉर्मेट में मिलेगा आपको। तो यहाँ से आपके पास जार आ गई, सिंपल एक जार, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको डाउनलोड कर लोगे तो ये डाउनलोड हो गया आपके पास। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि लेट से इसको अगर आपको यूज करना है तो एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको ये चीज डाउनलोड करनी है, और एक चीज और डाउनलोड करनी होती है जो कि क्रोम ड्राइवर EXE। तो मेरे सिस्टम में क्रोम ड्राइवर ऑलरेडी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें क्रोम ड्राइवर EXE नहीं चाहिए। एक एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है सेलेनियम की कि अगर सेलेनियम को किसी भी ब्राउजर पे हम रन करते हैं तो उसका एक ड्राइवर होता है उस हर एक ब्राउजर का, जो कि सेलेनियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हमें वो भी डाउनलोड करना होता है। एक मोमेंट, 1 मोमेंट। ओके, तो हमें यहाँ से ब्राउजर डाउनलोड करना है। तो उसके लिए एक EXE फाइल, क्योंकि होता क्या है कि सेलेनियम क्या करता है जनरली, अगर सेलेनियम की बात करें, अगर ये मल्टीपल जो ब्राउजर्स पे काम करता है तो हर एक ब्राउजर के लिए इसने अपना एक ड्राइवर बना रखा है सेलेनियम में। तो अगर आपको क्रोम पे काम करना है तो क्रोम का ड्राइवर चाहिए, फायरफॉक्स पे काम करना है तो फायरफॉक्स का ड्राइवर चाहिए। तो ऐसे हमें ड्राइवर्स चाहिए होंगे। तो जैसे लेट से अगर मुझे क्रोम पे अभी आज के डेट में काम करना है तो पहले हम क्रोम ड्राइवर यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए आप स्क्रॉल डाउन करो, तो जैसे आई के लिए यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप जाओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपका बता रहा है सेलेनियम की इन्फॉर्मेशन कि कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे सपोर्ट करता है। तो जैसे जावा, पाइथन, सी शार्प, रूबी, जावा स्क्रिप्ट। तो सबकी अलग अलग लाइब्रेरीज भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी जैसे 3.14 जावा का हमने किया डाउनलोड, तो वो बाय डिफॉल्ट जो था वो जावा ही दिया था। तो ऐसे ही अगर कल के डेट में पाइथन में आपको काम करना है तो यहाँ से पाइथन की लाइब्रेरी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे सी शार्प का आप कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट का कर सकते हो। तो सबके अलग अलग पैकेजेज हैं इसके, ठीक है। अब इसके नीचे आओ तो ये सेलेनियम आईडी वगैरह है, छोड़ो। तो यहाँ से ऑप्शन आ गया आपके पास थर्ड पार्टी ड्राइवर्स, बाइंडिंग एंड प्लगइन्स। तो इसके अंदर जाके आपको क्लिक करना है ब्राउजर्स पे। तो ब्राउजर्स में जब जाओगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा कि कौन से ब्राउजर, क्योंकि ये सारे ब्राउजर्स को सपोर्ट करता है। तो लेट्स से कि मुझे चाहिए क्रोम, तो यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन क्रोम पे क्लिक करो, और यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ गया कि कौन सा वर्जन चाहिए आपके पास। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है यहाँ पे, धीरे धीरे आप इसको सीख जाओगे कि कितने चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि ओपन सोर्स चीज़ों में चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं कि सब चीज़ें आसानी से नहीं होती, चलती हुई चीज़ें अचानक से बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको मेक श्योर ये करना है कि ये जो क्रोम ड्राइवर है ये 83 वर्जन, मतलब ये 83 वर्जन के क्रोम ब्राउजर को सपोर्ट करेगा। मतलब कि अपने क्रोम को पहले चेक करना है, तो क्रोम ब्राउजर अपना ओपन करो और वहाँ से 3 डॉट में जाओ और यहाँ से हेल्प में जाओ और यहाँ से चूज करो
ऑप्शन अबाउट क्रोम। तो यहाँ से आप चेक करो कि आपका क्रोम का वर्जन क्या है। तो लेट्स से मेरे क्रोम का वर्जन है 83 और ये अपडेट चालू कर दिया, तो मे बी अभी 84 ना हो जाए। ठीक है, तो बेस्ड ऑन कि आपका क्रोम का वर्जन क्या है, तो मेक श्योर कि आप हम अपने क्रोम को हमेशा अपडेट करके रखो। जैसे मेरा ऑटोमेटिकली कभी कभी अपडेट अपने आप ही हो जाता है, बट अगर बहुत सालों से नेट नहीं मिला होता है लैपटॉप को तो वो वैसे ही पड़ा रहता है। ठीक है, तो अब ये अपग्रेड होगा तो देखो कौन सा वर्जन जाता है। तो अभी के लिए मान लो 83 है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मेरी चॉइस क्या होगी यहाँ से कि मुझे 83 वर्जन ये डाउनलोड करना होगा। कहाँ गया, यहाँ से। तो यहाँ से मैं 83 वाला चूज करूँगा ऑप्शन। अगर 84 हो गया ब्राउज़र तो ये मेरा वर्क नहीं करेगा, फिर मुझे ये चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट मी चेक इट कि चलो ठीक है, अभी भी मेरा 83 ही है। तो फिर मैं क्या करूँगा, ये इस पे क्लिक करूँगा और ये ऑप्शन चूज करके डाउनलोड कर लूँगा। तो यहाँ से जब क्लिक करोगे तो आपके पास फिर ऑप्शन आएगा कि मैक, विंडो या लिनक्स। तो हमें विंडोज़ पे हैं, तो यहाँ पे 32 और 64 बिट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये सिर्फ 32 बिट ही देते हैं। तो बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी हमेशा होती है कि अगर आपका सिस्टम 64 बिट है तो 32 बिट को सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो यहाँ से आपको क्लिक करके इसको डाउनलोड करोगे तो एक जिप फॉर्मेट में आपके पास क्रोम ड्राइवर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी है सब कुछ, तो इसलिए मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से जब आप देखोगे तो ऐसे क्रोम का जिप बन के आ जाएगा कुछ। तो अनजिप मतलब वो जिप बन के आएगा, उसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो उसके अंदर ये क्रोम ड्राइवर डॉट ई फाइल मिलेगी। तो उसको भी आप कॉपी करके एक लोकेशन पे रख लो जहाँ पे आपका एक्लिप्स वगैरह है सब कुछ, तो सारे सॉफ्टवेयर एक जगह होंगे। तो यहाँ से आपके पास क्रोम ड्राइवर ई आ गया। ऐसे ही दूसरे ब्राउजर के लिए भी हमें दूसरा डाउनलोड करना होगा। तो अभी के केस पे हम स्टार्ट करेंगे किससे, क्रोम से। ठीक है, तो यहाँ से क्रोम ड्राइवर भी हमारे पास आ गया और हमने सेलेनियम की जार भी डाउनलोड कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि लेट्स से कि हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट और बना लेते हैं। चाहो तो सेम प्रोजेक्ट को यूज कर सकते हो या तो दूसरा भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो ऐसे आप मल्टीपल प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। तो यहाँ से फिर से जाओ, लेट्स से मैंने एक और प्रोजेक्ट क्रिएट किया और लेट्स से प्रोजेक्ट, और यहाँ पे ऑप्शन चूज किया कि जावा प्रोजेक्ट, नेक्स्ट। और इस बार लिख दिया मैंने यहाँ पे लर्न सेलेनियम, स्पेस नहीं है देखा, फिनिश। तो ये प्रोजेक्ट मेरा एक और क्रिएट हो गया। अब इस प्रोजेक्ट में भी देखो तो सेम स्ट्रक्चर, तो सोर्स फोल्डर है और जावा अपने आप आ गया। तो लेट्स से अब हमें सेलेनियम पे काम करना है। तो सेलेनियम पे अपने को काम कैसे करना होगा, तो सेलेनियम की जो लाइब्रेरी हमने डाउनलोड किया है, ठीक है, उसको इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट करना होगा। तो कैसे एसोसिएट करना है, तो यहाँ से लर्न सेलेनियम पे राइट क्लिक करना है, बिल्ड पाथ में जाना है, यहाँ से कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, फिर यहाँ से लाइब्रेरी टैब पे जाना है। तो फर्स्ट टाइम हो सकता है कि आपको सारे स्टेप्स याद करने पड़े, देख देख के करना पड़े, लेकिन 2-3 बार आप करोगे तो आपको याद हो जाएंगे सारे स्टेप्स, क्योंकि आगे चल के यही हमेशा करना है। ठीक है, तो यहाँ से फिर ऐड एक्सटर्नल जार्स पे आपको क्लिक करना है, ऐड एक्सटर्नल जार्स। और यहाँ से जाके फिर अपने फोल्डर में चूज करो कि आपने वो जार डाउनलोड करके कहाँ पे रखा है। तो लेट्स से मेरी जार्स जो है वो सेलेनियम सॉफ्टवेयर में, जो लेटेस्ट जार मैंने डाउनलोड किया था ये सेलेनियम सर्वर स्टैंड अलोन। तो यहाँ से मैंने इसको ओपन किया, तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। ये अब मैं क्या करूँगा, अप्लाई एंड क्लोज। तो जैसे मैंने अप्लाई एंड क्लोज किया तो यहाँ से एक रेफरेंस लाइब्रेरी बन गया जिसके अंदर में ये ऐड होके आ गया। तो कुछ लोगों के पास हो सकता है कि रेफरेंस लाइब्रेरी बन के ना आए, डायरेक्ट ही ये दिखे यहाँ पे, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, वो इक्लिप्स के जस्ट वर्जन पे डिपेंड करता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बाहर है कि अंदर है, जस्ट ये प्रोजेक्ट के अंदर होना चाहिए, दैट्स इट। तो यहाँ से सेलेनियम की लाइब्रेरी मेरे पास आ गई। अब हम लोग सेलेनियम का कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इस सोर्स फोल्डर में जाके अपना एक नई क्लास बनाऊंगा। ठीक है, और नई क्लास लेट्स से क्लास का नाम रख दिया हमने लॉगिन। ठीक है, एक लॉगिन का कोड अपने को लिखना है। तो यहाँ से लॉगिन, फिर ऐसे चेकबॉक्स चेक किया मैं और फिनिश कर दिया। तो यहाँ पे ये बन के आ गया। अब अगर आपको थोड़ा छोटा दिख रहा है तो मैं ये फॉन्ट बड़ा कर सकता हूँ। राइट क्लिक करो, रेफरेंस,
ठीक है, तो यहाँ से एडिट, लेट से फॉन्ट साइज मैंने 16 ले लिया, लेटर ऑन फिर से छोटा कर सकते हैं कभी भी, तो थोड़ा सा वैसे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें पहले लाइन का कोड लिखना है वेब ड्राइवर का, मतलब सेलेनियम का फर्स्ट लाइन का कोड लिखना है। तो उसके लिए जावा में, अब ये पूरा का पूरा कोड जो हम लिखेंगे ये पूरा जावा होगा, जावा में लिखेंगे, जावा के पैटर्न में लिखेंगे। ठीक है, बट चूंकि हमें जावा अभी नहीं आती तो फिर भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स अपने को लर्निंग के तरीके अलग अलग होते हैं, कि जब हम ऐसे, आपको आपको अप्रोच कैसे रखना है लर्निंग का, आपको ये समझना है कि ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करना है फॉर एटलीस्ट कुछ क्लासों में, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ समथिंग, बट उसके बाद आप डिटेल में जा सकते हैं। जब मैं खुद ही आपको बताऊंगा, अब आपको यहाँ से एक्सप्लोर करना है, जितना सोच सकते हो सोचो। बट अभी के केस में, आज और कल के क्लास में एटलीस्ट बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ सेम वही प्रैक्टिस फॉलो करनी है और आराम से आप लर्न कर लोगे। तो लेट्स से कि अभी हमें जावा मान लो आपको नहीं पता, अगर जिसको पता है वेल एंड गुड, बट जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, तो जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो वो याद कर ले सिंटैक्स को। तो जैसे हम छोटे होते हैं तो हमें रीडिंग राइटिंग नहीं आती, फिर भी हम बोल तो सकते हैं ना। तो जैसे ए ऐसा क्यों है, ए बी सी डी हमें सिखाई जाती है, तो अब ए के पीछे कोई लॉजिक नहीं है लेकिन हमें लर्न करना पड़ता है, तो समथिंग वैसे ही कुछ। तो लेट्स से कि यहाँ पे हमें पहले लाइन का कोड लिखना है, सबसे पहले लिखना है सिस्टम। तो जावा केस सेंसिटिव है तो याद रखना स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में फर्क होता है। तो सिस्टम फिर डॉट लगाना है, तो ये अपने आप ऑप्शन इसके प्रेडिक्ट करेगा। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, और यहाँ पे फर्स्ट लाइन का कोड लिखना है वेब ड्राइवर। अब यहाँ पे वेब ड्राइवर स्मॉल लेटर में लिखना है, फिर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर। हो सकता है आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत होंगे इनिशियली, ठीक है, बट डोंट वरी। और फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, वो आपकी फाइल चाहिए। कौन सी फाइल, जो EXE फाइल हमने डाउनलोड किया है। तो वहाँ से EXE फाइल के लिए आप क्या करो कि जाओ यहाँ पे जो क्रोम ड्राइवर की EXE है, शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करो इस पे। तो यहाँ से ऑप्शन आएगा कॉपी एज ए पाथ, तो ये ऑप्शन चूज करो और यहाँ पे जाके कंट्रोल V कर दो। तो ये देखो अपने आप पाथ ले लिया। तो जावा में जो पाथ होता है वो या तो डबल बैकवर्ड स्लैश होता है या तो फॉरवर्ड स्लैश होता है, तो इसलिए इसको फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, और हर एक लाइन के बाद सेमी कॉलन लगाना जरूरी होता है, तो यहाँ से सेमी कॉलन लगा दो। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक लाइन का कोड लिख दिया। अब इस लाइन में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट लाइन का अब अपने को कोड लिखना है वेब ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। तो ये केस सेंसिटिव है, क्रोम ड्राइवर में C और D कैपिटल होंगे, वेब ड्राइवर में W और D कैपिटल होगा। अब यहाँ पे ये एरर आ रहा है क्योंकि ये एक्सटर्नल लाइब्रेरीज है, तो यहाँ से उसका पाथ हमें देना होगा। तो जब कर्सर लेके जाओगे यहाँ पे जहाँ पे एरर आ रहा है, तो वो सजेस्ट करेगा कि इंपोर्ट करो आप। तो यहाँ से आपको इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से आपको क्रोम ड्राइवर में भी जाके इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपने क्या किया, क्रोम और वेब ड्राइवर की लाइब्रेरीज ऊपर यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। तो अगर इस लाइब्रेरी को देखो कि ये कहाँ से आ रहा है तो आप देख सकते हो। तो यहाँ से रेफरेंस लाइब्रेरी को एक्सपेंड करो और इसको यहाँ से एक्सपेंड करो। तो पैकेज ये कौन सा है, ORG ओपन QA सेलेनियम वेब ड्राइवर। तो यहाँ से जाओ ORG ओपन QA सेलेनियम वेब ड्राइवर, लेट से ORG ओपन QA सेलेनियम, ये है पैकेज। इसके अंदर जाके देखो तो इसके अंदर आपको ये वेब ड्राइवर मिलेगा, ये देखो वेब ड्राइवर, ये वेब ड्राइवर क्लास। तो ये यहाँ से कॉल हो रहा है। ऐसे क्रोम ड्राइवर कहाँ से आ रहा है, इसी के अंदर वेब ड्राइवर के अंदर अगर आप जाओगे क्रोम में, तो जैसे ये देखो क्रोम है, एज है, फायरफॉक्स है, तो ऐसे सारे ब्राउजर की लाइब्रेरी है। तो क्रोम ड्राइवर जो है आपका यहाँ से आ रहा है, इस क्लास को एक्सेस कर रहा है ये। ठीक है, तो ये सारी लाइब्रेरी में ही है। तो ये पूरी की पूरी लाइब्रेरी में सेलेनियम का पूरा कोड है, हमें जस्ट उसको एक्सेस करना है। ठीक है,
तो और एक्सेस करने का वे जो है वो जावा का पैटर्न है कि जावा में किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर उसके मेथड्स को एक्सेस करते हैं। फिर यहाँ से अब हमें लिखना है, हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया ड्राइवर, स्क्रोम ड्राइवर क्लास का। फिर सेकेंड लाइन का कोड अपने को लिखना है, तो ड्राइवर डॉट गेट, गेट में अपने को पास करना है एप्लीकेशन का यूआरएल कि कौन सा यूआरएल अपने को ओपन करना है। तो लेट्स से मुझे ओपन करना है /localhost, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास मान लो अभी एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल्ड है, तो आप सिंपली जाके यहाँ पे फेसबुक ओपन कर सकते हो, फ्लिपकार्ट ओपन कर सकते हो, ऐसे आप फेसबुक ओपन कर लो समथिंग। तो ये स्लैश लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कमेंट करना है अगर किसी लाइन को, तो यहाँ से डबल स्लैश लगा दो, वो कमेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब ये पहली लाइन क्या करेगी, ये सिस्टम में आपके कंप्यूटर में ये प्रॉपर्टी सेट करेगी कि जब भी आप क्रोम ब्राउजर लॉन्च करोगे, ये exe एज ए ड्राइवर की तरह वर्क करेगी, क्रोम ड्राइवर। तो सिस्टम को हमने बता दिया। इसके बाद ये लाइन का कोड क्या करेगा, जैसे ये लाइन का कोड चलेगा क्रोम ब्राउजर लॉन्च हो जाएगा। तो जैसे इसको मैं कमेंट कर दूं, अगर अब मैं यहाँ से रन करूं इस प्रोग्राम को, तो देखो ये क्या करेगा, क्रोम ब्राउजर अपने आप ओपन करेगा। तो यहाँ से देखो ये रेड कलर में एरर नहीं है, वार्निंग, मतलब वो जस्ट इन्फो है। तो यहाँ से ये देखो क्रोम ब्राउजर इसने ओपन कर दिया, बट कोई यूआरएल नेविगेट नहीं किया क्योंकि हमने यूआरएल नेविगेट का कोड नहीं लिखा था। तो मैंने क्लोज कर दिया। अब मैंने यहाँ से इस कोड को अनकमेंट कर दूं, तो ये देखो क्या करेगा, फेसबुक ओपन करेगा। अब रन करूं मैं, तो ये क्रोम ब्राउजर लॉन्च करके फिर फेसबुक ओपन करेगा। तो यहाँ से देखो इसने क्या किया, फेसबुक को नेविगेट कर रहा है, थोड़ा स्लो है तो, बट फेसबुक ओपन हो गया, ठीक है। सिमिलर मैनर, अब हमें फेसबुक नहीं चाहिए, हमें चाहिए वी टाइगर, ठीक है। ये अपना एप्लीकेशन एक्सेस करना है, तो फिर रन करो, तो ये अपने एप्लीकेशन को ओपन करेगा। तो यहाँ से ये अपना एप्लीकेशन ओपन हो गया, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन में मुझे जाके यूज़र आईडी डालना है, फिर मुझे पासवर्ड डालना है, फिर मुझे लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। सपोज करो ये एक्शंस मुझे परफॉर्म करने हैं, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, कोड लिखेंगे आगे, ध्यान से समझोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, तो ड्राइवर को हम बोल रहे हैं कि एलिमेंट को फाइंड करो। अब एलिमेंट क्या चीज़ होती है, तो इस पेज पे जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, हर एक चीज़ एक एलिमेंट है। ये इमेज, ये टेक्स्ट, ये टेक्स्ट, ये टेक्स्ट बॉक्स, ये ड्रॉप डाउन, ये बटन, ये हाइपरलिंक, ये सब कुछ क्या है, एक वेब एलिमेंट है, ठीक है। क्योंकि वेब की चीजें जो होती है वो वेब एलिमेंट होती है। तो ये ड्राइवर वही कह रहा है कि एलिमेंट को फाइंड करो, पेज पे जाके, जो पेज ओपन हुआ अभी, ये जो नेविगेट किया जिस पेज पे, उस पेज पे एलिमेंट को फाइंड करना है जिस पे हमें कोई एक्शन करना है। तो लेट्स से हमारा काम क्या है, हमें ये यूजर नेम के एलिमेंट को फाइंड करना है पेज पे, और इसके अंदर कुछ टाइप करना है यूजर नेम, ये हमारा एंड गोल है। तो इसके लिए हमने क्या मेथड लिखा कि एलिमेंट को फाइंड करो। अब फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो यहाँ पे लिखो बाई डॉट, तो ये मल्टीपल चॉइसेस आपको दिया कि किस तरीके से आपको फाइंड करना है। तो बाई क्लास नेम करना है कि CSS सेलेक्टर, ID लिंक टेक्स्ट नेम, पार्शियल लिंक टेक्स्ट, टैग नेम, एक्सपाथ, कौन सा तरीका आपको यूज करना है। तो लेट्स से आई सेड कि बाई डॉट नेम ले लो। तो इसके बारे में डिटेल में मैं आगे बताऊंगा कि कौन से ऑप्शन सही हैं, क्यों है। तो यहाँ पे लेट से मैंने ऑप्शन चूज किया नेम। अब नेम जब मैंने चूज किया तो उसका नेम क्या है वो डबल कोट में अपने को पास करना है। तो अपने को नेम देखना कैसे है, तो यहाँ से जाओ इस टेक्स्ट बॉक्स पे, इस पे ऐसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो। जब हमने इंस्पेक्ट किया तो ये व्यू ओपन हो गया कोड का। इसको ये वाले फॉर्मेट में ले आओ, मोबाइल फॉर्मेट में नहीं, इसको यहाँ से ये वाले फॉर्मेट में लाओ ऐसे। तो ये नीचे आ गया। अब यहाँ से इस कर्सर पे ले जाके माउस वाले आइकन पे क्लिक करो और फिर से इसको लेके जाओ यहाँ पे, दिस इज द वन चॉइस। तो आपको यहाँ से दिख गया ये चीज़ सोर्स कोड, या तो डायरेक्ट फिर जाके इस पर राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट करो, तो वो इसका जो सोर्स कोड होगा टेक्स्ट बॉक्स का यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा।
अब इसके प्रॉपर्टीज में देखो, तो ये टैग नेम इनपुट है, फिर टाइप टेक्स्ट है, साइज 20 है, नेम देखो यहाँ पे मिला आपको, नेम क्या है, यूजर अंडरस्कोर नेम। तो नेम प्रॉपर्टी क्या होगी कि हर एक एलिमेंट की यूनिक नेम प्रॉपर्टीज होगी। जैसे हमारा ये कि यूनिक नेम होता है, बट सबका यूनिक नहीं होता, डुप्लीकेट भी बहुत होते हैं, बट फादर नेम लग गया तो और यूनिक हो गया। बट अगर आधार नंबर लगा दिया, पैन कार्ड लगा दिया, तो एकदम से हम यूनिक हो जाते हैं। तो सिमिलर तरीका यहाँ पे भी वही स्ट्रेटजी अपने को यूज करना है कि अगर हमने नेम से फाइंड आउट करने की कोशिश किया, तो अगर वो यूनिक है इस पेज के लिए तो इजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर वो इस पेज में यूनिक नहीं होगा तो हमें कुछ और एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा उसका। ठीक है, तो दीज आर द एट्रीब्यूट्स। यहाँ से हमने ये यूजर नेम अंडरस्कोर नेम को कॉपी किया और यहाँ पे पास कर दिया। तो ये क्या करेगा, अब एलिमेंट को फाइंड कर लिया यूजर नेम को। अब इस एलिमेंट में एक्शन क्या करना है कि हमें टाइप करना है सेंड वो यूजर नेम। तो फिर हम क्या लिखेंगे, डॉट सेंड कीज और डबल कोट में यूजर नेम। तो यूजर नेम हमारा क्या है, एडमिन। ठीक है, तो सिमिलर तरीके से सेम कोड को हमें पासवर्ड भी टाइप करना है, तो मैं सेम कोड को कॉपी पेस्ट करूंगा। सिर्फ अब यहाँ से जो दूसरा एलिमेंट है पासवर्ड, वहां से उसका नेम चेंज कर दूंगा। तो इंस्पेक्ट पासवर्ड को किया तो यहाँ से उसका नेम क्या आया, यूजर पासवर्ड। तो यूजर नेम की जगह पे हमने बोला कि ये यूजर पासवर्ड है। अब पासवर्ड भी हमारा क्या है, एडमिन है। ठीक है, अब नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट, फिर मैंने कोड को कॉपी किया और पेस्ट किया, और इस बार मुझे क्या करना है, लेट से लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ से फिर ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करो या फिर डायरेक्ट राइट क्लिक इंस्पेक्ट। तो ये लॉगिन बटन आ गया। अब लॉगिन बटन में नेम देखो क्या है, लॉगिन। तो यहाँ से फिर हमने क्या किया, इसका नेम लॉगिन। अब चूंकि ये सेंड कीज कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ टाइप नहीं करना है अपने को, वहां पे क्या करना है, एक्शन क्लिक करना है। तो डॉट क्लिक, तो ये देखो क्लिक एक्शन करके ऑप्शन दे दिया। तो यहाँ से हमने क्लिक किया। अब इस कोड को मैं सेव करके अगर रन करूँ तो ये क्या करेगा, रन टाइम पे ब्राउजर ओपन करेगा, उसमें यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा। तो जस्ट रन इट। तो ये ब्राउजर ओपन हो गया। और ये देखो अब यूजर आईडी टाइप कर रहा है, पासवर्ड किया और लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया, लॉगिन हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, लॉग आउट भी कराना है, लॉग आउट भी कराना है। तो फिर मैं इस पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो और लेट से इसके इस वाले व्यू में ओपन करो और फिर से राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो। तो ये लॉग आउट का कोड है, यहाँ पे लॉग आउट लिखा रहा है। अब इसके अंदर कोड में जाके देखो तो यहाँ पे नेम करके कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो मतलब बाई डॉट नेम हम लॉग आउट को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो चूंकि ये क्या है, एक हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक हमें कैसे पता चलता है कि इसका स्टार्टिंग विद ए टैग से होगा, एंकर टैग से और एचआरईएफ होगा। और जब भी इस पे कर्सर लेके जाएंगे हैंड आइकन बन जाता है कि इस पे क्लिक करेंगे तो कहीं नेविगेट होगा ये समथिंग, राइट। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरलिंक। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसके लिए सेलेनियम ने स्पेशल प्रिविलेज दे रखे हैं कि अगर आपको किसी हाइपरलिंक पे क्लिक करना है तो इसलिए इसके पास दूसरा ऑप्शन है कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट, अब नेम की जगह पे अपने को ऑप्शन चूज करना है लिंक टेक्स्ट, क्योंकि ये एक लिंक है, राइट। तो लिंक, बट लिंक का टेक्स्ट, तो मतलब टेक्स्ट क्या था वहां पे, लॉग आउट दिख रहा है अपने को, लॉग आउट था एल कैपिटल। तो लॉग आउट डॉट क्लिक। अब ये क्या करेगा कि लॉग आउट पे क्लिक भी कर देगा। तो अब अगर मैं रन करूं तो ये क्या करेगा, लॉग इन एंड लॉग आउट दोनों करेगा। तो इसने लॉग इन किया और फिर देखो लॉग आउट भी कर दिया। ठीक है, अब फिर मुझे ब्राउजर भी अगर क्लोज करना है तो फिर मैं नीचे एक लाइन का कोड और लिख दूंगा, ड्राइवर डॉट क्विट। तो ये क्या करेगा, जो ड्राइवर भी, जो ब्राउजर ओपन हो रहा है वो ब्राउजर भी क्लोज करेगा। दिस वाज ऑल अबाउट लॉगिन फंक्शनैलिटी। तो यहाँ तक किसी को कुछ समझने में कोई चैलेंज, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ये देखो
जो कोड हमने लिखा समझ में बिल्कुल आ रहा है, सिर्फ इस प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि आप लिखोगे जब फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि ये जावा केस है, तो कभी आप सेमीकोलन लगाना भूल जाओगे, कभी ब्रैकेट लगाना भूल जाओगे, कभी कुछ भूल जाओगे। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप करोगे प्रैक्टिस, उतना ही आपको परफेक्शन मिलेगी, आप उतने जल्दी जल्दी कोड लिख पाओगे। तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ओ, बहुत सारे लोग लेफ्ट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। नो क्वेश्चन? परफेक्ट। ओके, तो अब अपने को क्या करना है कि आपको आइडिया लग गया कि कैसे हमें काम करना है। अब नेक्स्ट स्टेप अपना क्या है कि आपको ये एप्लीकेशन जितना मैंने कराया आज आपको, यही चीज़ें आपको अपने सिस्टम पे करनी है। ठीक है, इंस्टॉल करके सारी चीज़ें आपको ये अपने सिस्टम पे ये एक्शन करना है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो कि आपके पास ये एप्लीकेशन अगर आपके पास नहीं है, तो आप इसकी जगह पे फेसबुक यूज़ करो, और फेसबुक में जाओ। लेट्स से जैसे फेसबुक मैंने ओपन किया यहाँ पे, ठीक है, तो फेसबुक के इंस्पेक्ट करो यहाँ से नेम, तो राइट क्लिक करो, तो यहाँ से फेसबुक में भी देखो नेम दे रखा है, नेम इज इक्वल टू ईमेल। तो यहाँ से यूआरएल फेसबुक होगा, और नेम में क्या होगा, यहाँ से नेम सिंपली, और अपना फेसबुक की आईडी। फिर सिमिलरली आप पासवर्ड पे जाओ, इंस्पेक्ट करो, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, तो यहाँ से नेम क्या है, पास, तो यहाँ से आपको पास लिखना है, फिर अपना पासवर्ड डालना है, फिर लॉग इन बटन पे क्लिक करना है, फिर लॉग आउट करना है। तो इस पे एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट अब आपको एप्लीकेशन जो इंस्टॉल करना है वो मैं बताता हूँ कैसे होगा। तो उस एप्लीकेशन के लिए शायद उसकी ज़्यादा साइज तो नहीं है, इनफैक्ट वो मैं आपको शायद चैट पे ही भेज सकता हूँ। कितना है, 4 MB होगा शायद, ओ 41 MB है, फिर भी ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। तो यहाँ से मैंने ड्रैग किया और ड्रॉप नहीं होगा ऐसे, तो आप डायरेक्ट यहीं से डाउनलोड कर लो, बेटर टू हैव कि मैं एक्सेस दूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा अभी जब तक क्लास खत्म होगी अपने आप वहाँ पहुँच जाएगा, तो स्काइप पे यहीं से डायरेक्ट क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेना। अब इसके इंस्टॉलेशन स्टेप क्या है, थोड़ा ये ट्रिकी है, बहुत आराम से इंस्टॉल नहीं होता। तो इसके लिए आपको मैं एक वीडियो की लिंक दे रहा हूँ, उस वीडियो से आप डाउनलोड कर लेना। तो उसके लिए आपको जाना है यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे आ, 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 इस पे नहीं है, स्विच कैसे करें अकाउंट, नहीं यार यहाँ पे नहीं जाने का। आ, 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 ठीक है, ऑप्शन था स्विच अकाउंट का। कहाँ पे था, देखो इस पे, यहाँ से अगर मैं यूट्यूब पे जाऊँ तो ये क्या, कौन सा यूट्यूब ओपन करेगा, तो ये यहीं पे कहाँ पे है ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन ये यूट्यूब स्टूडियो के नीचे। स्विच टू अकाउंट, ओके। तो मुझे चाहिए स्विच टू अकाउंट ऑटोमेशन टेस्ट। तो यहाँ से मैं जाऊँगा, यहाँ से कुछ तो मैंने कुछ वीडियोस कर रखी हैं, बहुत पुरानी है। तो यहाँ से आपको वी टाइगर इंस्टॉलेशन की वीडियो चाहिए, तो ये है वीडियो उसकी। तो यहाँ से मैं इसको शेयर कैसे करूँ, क्लिक करता हूँ, तो यहीं से ये यू कॉपी कर देता हूँ यूआरएल। इससे पहले कि मैं अपनी आवाज़ सुनूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये है यूट्यूब पे वीडियोस। तो इस वीडियोस को आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ, थोड़ी सी भी स्मार्टनेस नहीं दिखानी है, प्रॉपर ध्यान से सुनो और सेम स्टेप को फॉलो करना है, क्योंकि एक गलती से फिर से रीइंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। तो ये सॉफ्टवेयर आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, और इंस्टॉलेशन के लिए आपको सेम अप्रोच यूज़ करना है जो वीडियोस में बताया गया है, ठीक है।
तो होपफुली आपके पास सब कुछ चीज़ें पहुंच गई है। इवन अगर आपको जार भी चाहिए और जार और ये क्या बोलते हैं क्रोम ड्राइवर, वो भी मैं दे सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप खुद से अपना सेटअप बनाओ देख देख के, तो जिससे आपको खुद आइडिया लगे। क्योंकि क्लासरूम में जनरली क्या होता है कि जो लोग जब क्लासरूम में आते हैं तो मैं पेन ड्राइव लेता हूँ और सबको सारे सॉफ्टवेयर दे देता हूँ और फटाफट इंस्टॉल करा देता हूँ, तो आधे लोग को समझ में नहीं आता कि कैसे ये हुआ। ठीक है, तो बेटर है कि ये चीज खुद से लर्न करो, खुद का सेटअप बनाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर मान लो आज यहाँ पे करोगे कल ऑफिस में करना है तो आप अपने आप कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ से जब ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो आपको सेम वे ये पूरा का पूरा कोड लिखना है, और ये कोड भी मैं आपको दे रहा हूँ, तो जिससे आपको रेफरेंस के लिए कि अगर आपको देखना है सोर्स कोड तो आप यहाँ से ये कोड भी देख सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करना login.java को, और ले जाके जब भी प्रोजेक्ट बनाना उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेना। तो जैसे सिंपल सा है कि मैंने कहीं से कॉपी किया, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कि ये है एक फाइल टेस्ट जावा, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, तो ये कहीं और भी फिजिकल लोकेशन पे होगा पता नहीं, तो कहीं भी हो तो वहां से कॉपी करो और लाके इसको लेट से इस सोर्स के अंदर पेस्ट कर दो, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। तो ऐसे दिख रहा है जैसे दो, तो कभी कभी आपके पास भी ये दो दिखेगा तो आपको लगेगा अरे लग रहा है दो बार कॉपी पेस्ट हो गया। अगर इसको डिलीट करोगे दोनों डिलीट हो जाएगा, याद रखना। तो इसलिए डिलीट मत करना, दोनों एक ही है, ये जस्ट कभी बग की वजह से ऐसे आ जाते हैं। तो अगर मैं सोचूंगा कि ये नीचे वाला एडिशनल हो गया, इसको मैं डिलीट करूँ यहाँ से, देखो ऊपर वाला भी डिलीट हो जाएगा, देखो वो भी चला गया। तो धोखा मत खाना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, तो पहले इंस्टॉलेशन और सेटअप वगैरह सब डन कर लो, तो फिर थोड़ी सी स्पीड हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक मीनवाइल अगर किसी को कोई डाउट कोई क्वेश्चन कुछ भी है तो वो पूछ सकता है। सचिन आप रिकॉर्डिंग अब स्टॉप कर दो। या ओके।